आपल्या सगळ्यांचं मी स्वागत करते. बोला मॅडम. हा, बऱ्याच दिवसानंतर खूप विचार करून आणि बरेच प्रयत्न करून शेवटी आज आपण हे झूम वरती आपले क्लासेस सुरू करतो आहे. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि महाराष्ट्र महिला व्यासपीठातर्फे आम्ही खूप प्रयत्न केले आणि बऱ्याच स्टुडंटशी चर्चा केली. मला असं वाटतं की संजना पवार यांच्याशी आपण सगळे संपर्कात होतो आणि बऱ्याच लोकांशी चर्चा केल्यानंतर काही लोकांचं असं म्हणणं पडलं की आपण प्रत्यक्ष हे क्लासेस घेतले तर जास्त चांगलं होईल. आम्हाला पण तसंच वाटत होतं, परंतु कोणालाच माहिती नव्हतं की किती दिवस हा लॉकडाऊन चालू राहील किंवा एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटला किती दिवस गव्हर्नमेंटची परवानगी मिळणार नाही हे माहिती नसल्यामुळे आपण हे पुढे पुढे नेत गेलो. परंतु आता आपल्या लक्षात आलं की 23 ऑक्टोबरला GDCA ची परीक्षा आहे आणि शिवाय बऱ्याच लोकांना असं सुद्धा वाटत होतं की आम्ही जे काही शिकलो ते लवकरात लवकर तुम्ही जर कंप्लीट नाही केलं तर कदाचित आम्ही ते विसरून जाऊ. पण मला स्वतःला असं वाटतं की आपण जे काही शिकलो त्याचं जर आपण सतत वाचन, चिंतन आणि मनन करत राहिलो तर विसरण्याचा प्रश्न येत नाही. परंतु हेही तितकंच खरं आहे की प्रॅक्टिकल मध्ये कुठलाही ऍक्ट जो असतो तो प्रॅक्टिकल मध्ये जर आपण उपयोगात आणला नाही तर आपण तो विसरून जातो. परंतु सगळ्यांना मी हीच विनंती करेन की फक्त परीक्षेसाठी नसून किंवा आपल्या जीवनामध्ये ह्याचा काय उपयोग आहे ह्याचा विचार न करता हे जे सगळे ऍक्ट दिलेले आहेत किंवा जे नोट्स दिलेले आहेत ते सगळ्यांनी सतत वाचत राहावे. कारण की या सगळ्या गोष्टींचा उपयोग आपल्या जीवनामध्ये कधी होईल हे आपण कोणीच सांगू शकत नाही. त्यामुळे आपली चव्हाण सेंटरची जी परीक्षा आहे ती आपण घेऊ शकणार नाही आहोत, परंतु गव्हर्नमेंटची जी GDCA ची परीक्षा आहे ती देणारे जे विद्यार्थी आहेत त्यांनीच अभ्यास करावा असे नसून आपण सगळ्यांनी याचा अभ्यास करावा. आणि मला असं वाटतं की आपलं नॉलेज नेहमीच अपडेट करत राहावं. काही लोकांना जर जॉब करायचा असेल तर परीक्षा तुम्ही दिली काय किंवा नाही दिली काय, इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्ही त्या प्रश्नांची उत्तरं ज्या पद्धतीने द्याल त्या पद्धतीने तुम्हाला नक्कीच जॉब मिळू शकेल. तर मी या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांना विनंती करेन की आम्ही जरी हे ब्रशिंग अप करतो आहे मी चुरी सरांना आणि प्रमोद कुमार आणि आमचे काजळे सर सगळ्यांना मी मनापासून धन्यवाद देते की आमच्या विनंतीला मान देऊन त्यांनी लगेच हे करण्याचं मान्य केलं. चुरी सरांना मध्ये बरं होतं, परंतु ते देवाच्या कृपेने आणि आमच्या सगळ्यांच्या प्रार्थनेने आता पुन्हा चांगले झालेले आहेत आणि आपल्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी सज्ज झालेले आहेत. तर पूर्ण हा बायलॉ जो आहे तो आपण पुन्हा एकदा ऐकणार आहोत. तर सगळ्यांनी मी नेहमी सांगत असते की बायलॉ हे आपलं एक गीता आहे. भगवद्गीतेला आपण जेवढं महत्व देतो त्याप्रमाणे किंवा कुराण आणि बायबलला जे महत्व देतो त्याप्रमाणे या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये किंवा कोऑपरेटिव्ह सेक्टरमध्ये ज्यांना कोणाला काम करायचं असेल त्यांनी बायलॉ आणि कोऑपरेटिव्ह ऍक्ट हा तोंडपाठ करा. तुम्हाला उपयोगी आता या क्षणाला त्याचा उपयोग नसेल पण जीवनामध्ये त्याचा नक्कीच उपयोग होईल. आणि या निमित्ताने चुरी सर, प्रमोद कुमार सर जे पुन्हा घेणार आहेत ते आपण चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करा, चांगल्या पद्धतीने ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. तुमचे जे काही प्रश्न असतील ते तुमच्या ग्रुपमध्ये लिहून पाठवा. कृपा करून मी सगळ्यांना असं विनंती करेन की आज कुठलेही प्रश्न उत्तर होणार नाहीये कारण की आपल्याजवळ वेळ कमी आहे. उद्याच्या दिवशी आपण परत चुरी सरांना भेटणार आहोत, तेव्हा काही जर प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता, परंतु ते सगळे प्रश्न तुम्ही लिहून पाठवा. जे प्रश्न लिहिलेले असतील त्याच प्रश्नांचं उत्तर दिल्या जाईल, कारण की नाही तर आपल्याला कमी वेळामध्ये आपला जो पोर्शन आहे तो कम्प्लीट करता येणार नाही. पुन्हा एकदा मी चुरी सरांचे मनापासून धन्यवाद त्यांना देते आणि आजचा आपला कार्यक्रम सुरू करण्याची विनंती करते. जसं आपल्याला पहिल्यांदाच सांगितलेले आहे की सगळ्यांनी आपण म्यूट वरती राहायचं आहे. कृपा करून कोणीही मध्ये डिस्टर्ब करू नका.
चुरी सर आपले आमच्या 25 बॅचेसला अगदी सुरुवातीपासून सिलेबस तयार करण्यापासून आमच्या सोबत आहेत. ते सरांना कम्प्लीट सिलेबस माहिती आहे. सरांना हे सुद्धा माहिती आहे की कोणीही व्यक्ती जेव्हा कोऑपरेटिव्ह सेक्टरमध्ये काम करण्याचं ठरवतो तेव्हा कुठले कुठले सेक्शन अतिशय महत्वाचे आहे की जे त्यांना यायलाच पाहिजे, असे सगळे सेक्शन ते कव्हर करणार आहेत. तर कृपया मी आपल्याला विनंती करेन की आपण कमीत कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त नॉलेज घेण्याचा प्रयत्न करूया आणि आजचा आपला लेक्चरचा कार्यक्रम सुरू करूया. प्युरी सरांना मी विनंती करते की आपण सुरू करा. बोला. हाँ शुरू करें सर. शुरू करू ना. सर हाउ आर यू? फाइन फाइन. सर अच्छा लगा देख के. थैंक यू थैंक यू. अच्छा, तो अभी हम बायलॉज के बारे में चालू करेंगे. हाँ अभी कर. क्योंकि बायलॉज के लेक्चर मैंने सब पूरे किए थे और अनफॉर्चुनेटली मेरे टाइम ही ये लॉकडाउन चालू हो गया और हमें एंड में बंद करके निकलना पड़ा चवान सेंटर से. अभी उसको मुझे लगता है 1 बरस से भी ज़्यादा टाइम हो गया है. अभी आप लोग कोई बोल रहे हैं कि हम भूल रहे हैं लेकिन कौन सी भी चीज़ जो हम सीखते हैं, ज्ञान जो होता है वो कभी भूला जाता नहीं है. अगर हम ये ध्यान में रखें कि हमें इसे यूज करना है कहीं ना कहीं. आप में से बहुत से लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में व्यवस्थापन में काम कर रहे हैं. कोई अपनी सोसाइटी में ऑफिस बेरर है, कोई दूसरी सोसाइटी में मैनेजर करके काम कर रहे हैं. इससे होता ये है कि आप हमेशा ये बायलॉज के जो प्रोविजंस है उसके कांटेक्ट में रहते हैं. ऑफ कोर्स बायलॉज इज नॉट लॉज. जैसे बोला जाता है बाय लॉज, यानी लॉज के ऊपर किए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस है सोसाइटी ने, यानी ये गवर्नमेंट ने किया है, सहकार डिपार्टमेंट ने, और हर सोसाइटी इस बायलॉज को एडॉप्ट करती है और उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक अपना मैनेजमेंट या व्यवस्थापन करती है. अभी बायलॉज में ऐसे देखेंगे तो महत्व के जो प्रोविजंस है वो कुछ ऐसे है कि जिसे हम भूल नहीं सकते, जिसे हमें हमेशा अपने काम में लाना पड़ता है. पहली चीज है वो मेंबरशिप. कौन मेंबर हो सकता है सोसाइटी में? ऑफ कोर्स जो फ्लैट परचेज करता है, फ्लैट का जो ओनर होता है, और जो सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में उसके अर्जी में साइन करता है वो मेंबर होता है और उसी के नाम से शेयर सर्टिफिकेट दी जाती है. साथ साथ ही जो जॉइंट परचेजर होता है, यानी कई फ्लैट जो होते हैं वो एक ही आदमी परचेज नहीं करता है, उसके साथ दूसरा भी कोई रहता है, यानी उसकी पत्नी रहती है, फादर रहता है, मदर रहती है, भाई रहता है, तो वो भी जॉइंट मेंबर करके ज्वाइन हो सकते हैं सोसाइटी में. ऑफ कोर्स जो मेंबर होता है उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे पहला रहता है और जॉइंट मेंबर का उसके नीचे रहता है, यानी दूसरा रहता है. उसको ब्रैकेट में आगे जॉइंट मेंबर करके लिखा भी जाता है. अभी जो एक 154B करके नया रूल इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी तक ऐसा था कि जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 में बनाया गया और यूज में लाया गया, उसमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में स्पेसिफिकली कुछ दिया नहीं था. उससे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी
अननेसेसरीली बहुत तकलीफ में आती थी हमेशा। इसलिए हम भी फेडरेशन के लेवल पे, मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन जो है, उसके लेवल पे हमेशा सरकारी अधिकारियों के पास, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पास, सहकार विभाग के पास ये विनती करते थे कि एक तो आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए अलग एक्ट बनाइए, या जो अभी का एक्ट है उसमें एक अलग प्रोविजन या सेक्शन रख दीजिए। ऑफ कोर्स इतने बरस के बाद उन्होंने मान्यता दी है और ये 154B करके एक सेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जो स्पेसिफिकली ओनली फॉर हाउसिंग सोसाइटीज के लिए है। अभी तक जो बायलॉज बनाए थे, अभी बायलॉज जैसे मैंने बोला कि बायलॉज यानी लॉज नहीं होता है, तो लॉ के ऊपर बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते थे उसमें अभी थोड़ी से चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि नया जो ये एक्ट आया है उसमें जैसे कि लीगल हेयर्स यानी मेंबर के जो वारसदार होते हैं उसमें कुछ कमियां की है, यानी फादर मदर, हस्बैंड वाइफ, डिपेंडेंट सन, डिपेंडेंट डॉटर, इनको ही खाली उसमें लाया गया है। नॉमिनेशन में भी पहले ऐसे नहीं था कि किसको आप नॉमिनेट कर सकते हैं, आप किसी को भी कर सकते थे, लेकिन अभी उसमें रिस्ट्रिक्शन आया है कि आप केवल आपके जो लीगल हेयर दिए गए हैं बायलॉज में, यानी अभी एक्ट में 154B, उनमें से भी किसी को आप नॉमिनेशन में नॉमिनी करके लिख सकते हैं। पहले क्या था कि एक एसोसिएट मेंबर करके था, तो एसोसिएट मेंबर आप किसी को भी बना सकते थे, लेकिन अभी भी वहां रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि एसोसिएट मेंबर आप केवल ये जो आपके लीगल हेयर बायलॉज में दिए गए हैं उसमें से किसी को बना सकते हैं। दूसरा महत्व का बात यह हुआ है कि ये एसोसिएट मेंबर जो बनता है उसको ऐसे तो ओनरशिप पे कुछ भी हक रहता नहीं है, प्रॉपर्टी पे उसका राइट रहता नहीं है, और इसलिए उसका नाम भी शेयर सर्टिफिकेट पे आता नहीं है। तो शेयर सर्टिफिकेट पे नाम किसका आता है? तो जॉइंट मेंबर, यानी जो जॉइंट ओनर है, ओनर के साथ जिसने पैसे भरे हैं, कुछ भी 50% हो या 10% हो फ्लैट परचेज करने में, और जिसका नाम सेल एग्रीमेंट में लिखा गया है, उसको जॉइंट मेंबर करके ही कैन जॉइन द सोसाइटी, और उसका नाम भी शेयर सर्टिफिकेट पे आ सकता है। एक ध्यान में रखिए कि मेंबर वही बन सकता है कि जो एप्लीकेशन करता है। इवन इफ यू आर ए जॉइंट परचेजर, फिर भी अगर आपने मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन नहीं किया है तो आपका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे साजिक नहीं आएगा। इसलिए हर एक जॉइंट परचेजर ने मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन करना जरूरी है। इसके लिए वो 5 नंबर का फॉर्म है जो एसोसिएट मेंबर एंड जॉइंट मेंबर दोनों के लिए होता है। फर्क इतना ही है कि जॉइंट मेंबर का नाम एप्लीकेशन अप्रूव करने के बाद शेयर सर्टिफिकेट पे आता है, एसोसिएट मेंबर का नाम एप्लीकेशन करने के बाद और अप्रूव करने के बाद भी शेयर सर्टिफिकेट पे आता नहीं है। एक ये अच्छा चीज हुआ है क्योंकि अभी तक ये एसोसिएट मेंबर के भी नाम शेयर सर्टिफिकेट पे थे। इसकी वजह से अगर किसी ओनर को अपना फ्लैट सेल करने का होगा तो उसको तकलीफ होती थी। जो एसोसिएट मेंबर जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे है वो सही करने के लिए इनकार करता था, और जो परचेज करने वाला है वो इंसिस्ट करता था कि इसका नाम भी शेयर सर्टिफिकेट पे है तो इसकी भी सही मुझे चाहिए अपने सेल एग्रीमेंट।
अभी ये तकलीफ निकल गई है क्योंकि उसका नाम ही शेयर सर्टिफिकेट पे नहीं है। नाम केवल जॉइंट मेंबर का रहेगा जिसने पैसे दे के, मे बी 50% होगा या 10% होगा, हक परचेज किए हैं, उसका सिग्नेचर सेल एग्रीमेंट में जरूरी रहता है। तो ये एक महत्व का है मेंबरशिप, यानी मेंबर कौन बन सकता है? वही बन सकता है जिसने फ्लैट परचेज किया है। दूसरा चीज ये है कि हु इज अ मेजर, यानी 18 साल के ऊपर का है, और जिसके पास इनकम है कि वो सोसाइटी के जो चार्जेस होते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस और प्रॉपर्टी टैक्स और जो कुछ सोसाइटी का बिल होता है, वो खुद के इनकम से भर सकता है। तो ये जो मेंबरशिप की जो कंडीशंस है, वो जो व्यक्ति फुलफिल करता है वही मेंबर हो सकता है। तो ये एक आपको ध्यान में रखना चाहिए मेंबरशिप के लिए। मेंबरशिप होने के बाद दूसरा महत्व का चीज आता है शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट किसको इशू करने का? आपको शेयर सर्टिफिकेट जो मेंबर बनता है, यानी जिसने साइन किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी के अर्जी में, उसका नाम वो फॉर्म में रहता है और उसी को आप मेंबरशिप करके शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। शेयर सर्टिफिकेट में पहले 5 शेयर्स होते थे, 50 रुपया एक शेयर का पकड़ के, यानी 250 टोटल शेयर्स। लेकिन अभी जो नई बायलॉज आ गए हैं 2013 में, उसमें 10 शेयर दिए हैं, यानी 10 शेयर का एक शेयर सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जूने मेंबर बने हैं 5 शेयर देके उनको अभी 10 देना पड़ेगा। ये चीज गलत है। कुछ सोसाइटीज आजकल कर रही है, ऑफकोर्स करने से कुछ टोटा तो होता नहीं है, बट अननेसेसरी तकलीफ हो सकती है मेंबर को। तो इसलिए शेयर सर्टिफिकेट कैसे देना, ये एक महत्व की बात बायलॉज में दी है। शेयर सर्टिफिकेट का नमूना भी बायलॉज में दिया है कि किस तरीके से शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करने का, शेयर सर्टिफिकेट कैसे देने का, यानी उसके ऊपर 3 ऑफिस बेरर की सिग्नेचर होनी चाहिए, उसके ऊपर सोसाइटी का सील लगाना चाहिए, और वो होने के बाद ही वो शेयर सर्टिफिकेट वैलिड होता है। ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में जो एक महत्व का चीज आता है वो यानी नॉमिनेशन। आजकल बहुत सी सोसाइटी में देख रहा हूं कि जिसमें नॉमिनेशन मेंबर के पास से लिए गए नहीं है। नॉमिनेशन का मतलब यही होता है कि जब भी मेंबर गुजर जाता है तो उसके जगह पे कौन आ सकता है, यानी जो नॉमिनी होता है, जिसका नाम नॉमिनेशन में लिखा गया है, और वो नॉमिनेशन सोसाइटी में देने के बाद वो कमिटी में अप्रूव होता है। वो अप्रूव होने के बाद कभी अप्रूव हुआ, कौन सी मीटिंग में, कमिटी मीटिंग में अप्रूव हुआ, ये सब लिख के सेक्रेटरी उसके ऊपर साइन करके उसकी एक कॉपी मेंबर को वापस दिया जाता है। नॉमिनेशन हमेशा 3 कॉपीज में होते हैं। एक कॉपी जो रहती है, थर्ड कॉपी, वो जब भी आप सोसाइटी को सादर करते हैं तभी वो मिली, इसलिए एक रिसीट करके थर्ड कॉपी मेंबर को वापस दी जाती है। बाद में जब कमिटी मीटिंग होती है, उस कमिटी मीटिंग में जब वो नॉमिनेशन अप्रूव होता है तो वो सब भर के कभी अप्रूव हुआ, कौन सी मीटिंग में अप्रूव हुआ, और नॉमिनेशन रजिस्टर भी एक मेंटेन किया जाता है। वो नॉमिनेशन रजिस्टर में कौन से सीरियल नंबर पे ये नॉमिनेशन
एंटर किया गया है, ये भी लिख के और सोसाइटी के सेक्रेटरी के सिग्नेचर करके और सोसाइटी का सील मार के वो सेकंड कॉपी मेंबर को वापस दी जाती है। ओरिजिनल जो रहता है यानी फर्स्ट जो रहता है वो सोसाइटी के पास रहती है, जो सोसाइटी हमेशा नॉमिनेशन फाइल में लगा लेती है। ऑफ कोर्स एक ध्यान में रखना चाहिए कि जो नॉमिनी है वो केवल एक रिप्रेजेंटेटिव है फॉर डिसीज मेंबर। उसका इफेक्ट जब मेंबर मर जाता है, देहांत होता है, उसके बाद में जब नॉमिनी सोसाइटी को एप्लीकेशन करता है डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करके, और जो स्पेसिफिक फॉर्म है यानी नॉमिनेशन का फॉर्म नंबर 14 है, मेंबर का देहांत होने के बाद जो नॉमिनी है उसने एप्लीकेशन करने के लिए फॉर्म नंबर 15 होता है। तो ये फॉर्म नंबर 15 भरने के बाद और उसके साथ जो अटैचमेंट होती है कुछ चीजों की, जैसे कि ये फ्लैट मैं केवल जिसके लिए अलॉट किया था यानी रेसिडेंशियल के लिए किया था या कमर्शियल के लिए किया था, उसी के लिए यूज करूंगा, उसमें बदल करूंगा नहीं, अनलेस अप्लाई टू द मैनेजिंग कमिटी एंड मैनेजिंग कमिटी अप्रूव्स दैट। ये सब देने के बाद ही उसकी मेंबरशिप मैनेजिंग कमिटी में एक्सेप्ट की जाती है और उसको बोला जाता है कि भाई तेरे पास जो शेयर सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वो हमको दे दे ताकि उसमें हम ये एंट्री करें। तो ये प्रोसेस करना पड़ता है नॉमिनेशन के लिए। और दूसरा एक ध्यान में रखना कि नॉमिनी कम्स इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ ए मेंबर एंड दैट टू आफ्टर his application for membership is approved by the committee and he is informed like that. साथ में जब ये जो नॉमिनी का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा जाता है पीछे साइड, तो वहां ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी है कि नॉमिनी करके, क्योंकि उसको ओनरशिप नहीं है अकेले को, ही इज नॉट ए सोल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, he is one of the owner. There are other legal heirs also maybe, तो उनके साथ ही वो भी एक लीगल हेयर होता है। इसलिए ये समझने के लिए कि जो फ्लैट परचेज कर रहा है उसको जब वो शेयर सर्टिफिकेट बताता है तो उसको समझना चाहिए कि ये तो खाली नॉमिनी करके मेंबर हुआ है, ही इज नॉट ए ओनर। सो ही कैन आस्क हिम कि बाबा रे दूसरे जो लीगल हेयर है उनका क्या कहना है, आर दे एग्रीइंग विद योर सेल टू मी, और वो कौन है, ये सब की जानकारी फ्लैट परचेजर को देनी पड़ती है और इसलिए उसको नॉमिनी करके लिखना ये जरूरी होता है। अभी ये बात हो गई है अगर नॉमिनेशन है तो। अभी ऐसे भी होता है क्योंकि बहुत से सोसाइटी में मैं देखा हूं कि जहां नॉमिनेशन ही भरा गया नहीं है। अभी इस बाबत में उस फ्लैट की जो जिम्मेदारी है यानी रिप्रेजेंटेशन है वो किसको दी जाए, तो उसके लिए बायलॉ नंबर 35 करके दिया गया है, उसको फॉलो करना पड़ता है कि भाई जो लीगल हेयर सोसाइटी को एप्लीकेशन करता है उसको बोला जाता है कि भाई हम अभी एक पब्लिक नोटिस एडवर्टाइज करेंगे न्यूज़पेपर में, कम से कम 2 न्यूज़पेपर में एक पब्लिक नोटिस एडवर्टाइज की जाती है कि फलाना पर्सन, मे बी ए लेडी और ए मेल पर्सन, was a member of society holding flat number so and so and share certificate number so and so. He has died without making any nomination and his legal heir has come forward
to transfer that flat and shares to his or her name. And we are inviting claims or objections to such transfer from any other legal heir. And his objection and claim should be supported by proper evidential proof. लीगल प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए. वो करके उसने 15 दिन में सोसाइटी के सेक्रेटरी को एप्लीकेशन देना है. अगर वो कुछ भी नहीं आया तो कमिटी जिसका एप्लीकेशन आया है उसको मेंबरशिप दे देंगी. अभी ये भी होता है कि कभी कभी लीगल हेयर 2, 3, 4 होते हैं. इवन नॉमिनीज भी 2, 3 होते हैं. मैं तो हमेशा एडवाइस देता हूं कि नॉमिनी एक ही रखो. एक से ज्यादा के नाम आप लिखेंगे तो कल उनमें कुछ तंटा हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है और उसमें फिर ट्रांसफर ये पेंडिंग हो जाएगा. और अगर आप एक का भी नाम लिखेंगे तो भी ही डजंट बिकम ए सोल ओनर. केवल ये जो ट्रांसफर जो है इसे ट्रांसफर या ट्रांसमिशन बोला जाता है. हम लोग इसे ट्रांसमिशन बोलते हैं. जब मेंबर बनने के बाद उसके किसी लीगल हेयर को या नॉमिनी को ट्रांसफर करना पड़ता है शेयर सर्टिफिकेट, उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं. तो वो इजी हो जाता है. और ये भी है कि अगर एक से ज्यादा नाम है तो भी पब्लिक नोटिस दी जाती है. तो इसलिए ये ध्यान में रखना, यानी बायलॉ नंबर 34, 33, 33 में नॉमिनेशन के बारे में दिया है. 34 में दिया है अगर एक ही नाम होगा तो कैसा करने का, या नॉमिनेशन होगा तो कैसा करने का. 35 में दिया है अगर नॉमिनेशन नहीं है तो कैसा करने का. 35, 36 ये जो है वो मेंबर का देहांत होने के बाद किस तरीके से उसका शेयर सर्टिफिकेट और फ्लैट में ऑफ कोर्स ही विल बी ओनली रिप्रेजेंटेटिव. he will have a responsibility of paying society dues, but he doesn't become a sole owner. ये ध्यान में रखना है हमेशा. और इसलिए ये जो नॉमिनेशन का बायलॉ है 33, 34, 36 ये महत्व के होते हैं. उसमें बाद में आता है ट्रांसफर. अब ये ट्रांसफर जो होता है वो सेल के बाद भी होता है. यानी जो ओनर होता है वो फ्लैट सेल करता है किसी तीसरे आदमी को और उस टाइम वो सेल एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट फॉर सेल, जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी भरी जाती है और जिसको रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है. और वो करने के बाद वो सोसाइटी को सबमिट करता है. और उसके साथ भी, क्योंकि ये जो है एग्रीमेंट फॉर सेल ये प्रॉपर्टी की हो गई, उसके साथ ही उसको मेंबरशिप के लिए भी कुछ फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं. वो भी फॉर्म बायलॉज में दिए हैं. 21 है, 22 है, 23 है. और कुछ इंडेमिटी बॉन्ड होता है या एफिडेविट भी देना पड़ता है. ये सब भर के सोसाइटी को दिया जाता है और वो मिलने के बाद भी ट्रांसफर प्रोसेस चालू हो जाता है. कम से कम 1 से 2 महीना लगता है इसको, क्योंकि ये कमिटी में रखा जाता है, मैनेजिंग कमिटी की मीटिंग होती है तब. इसलिए ये जो ट्रांसफर प्रोसेस है ये भी महत्व का है. ट्रांसमिशन जो है यानी आदमी मरने के बाद उसके लीगल हेयर या नॉमिनी को मेंबर बनाने का, जो जिस मेंबर का देहांत हुआ है उसके नाम से शेयर सर्टिफिकेट उसके नॉमिनी के नाम या लीगल हेयर के नाम पे ट्रांसफर करने का, और फ्लैट भी
उसके नाम पे ट्रांसफर करने का एज ए रिप्रेजेंटेटिव ये करना पड़ता है, और ये भी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में किया जाता है। और जैसे कि मैंने बोला कि भाई अगर नॉमिनी है तो 15 नंबर का फॉर्म भरना पड़ता है, अगर नॉमिनी नहीं है तो 17 नंबर का फॉर्म भर के लीगल हेयर एप्लीकेशन कर सकता है। उसके साथ इंडेमिटी बॉन्ड भी होता है। अगर नॉमिनी है यानी एक से ज्यादा तो इंडेमिटी बॉन्ड जो 18 नंबर का फॉर्म है। अगर नॉमिनी नहीं है यानी नॉमिनेशन नहीं है और लीगल हेयर है तो उसके लिए 19 नंबर का इंडेमिटी बॉन्ड है। और ये इंडेमिटी बॉन्ड अभी चेंज इन स्टैम्प ड्यूटी एक्ट 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे देने पड़ते। साथ ही नो चेंज ऑफ यूजर, यानी ये फ्लैट जिस चीज के लिए अलॉट किया है रहने के लिए होगा तो रहने के लिए ही, और अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल ही करके मैं यूज करूंगा। इसके लिए जो अंडरटेकिंग देनी पड़ती है वो 200 रुपया के स्टैम्प पेपर पे देनी पड़ती है। तो ये सब चीजें देने के बाद ही मैनेजिंग कमेटी आपका एप्लीकेशन ट्रांसमिशन के लिए या ट्रांसफर के लिए कंसिडर करेगी और आपको राइटिंग में इन्फॉर्म करेगी कि भाई आपका प्रपोजल है, हमने एक्सेप्ट किया है और अभी आप हमको ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करो ताकि हम उसमें इसका नोट डाउन करो। और नोटिंग करने के टाइम आपको ये महत्व का रखना है कि अगर ट्रांसमिशन है तो वो नॉमिनी है या लीगल हेयर है, ये ब्रैकेट में लिखना है। और अगर ट्रांसफर है सेल के बाद तो उसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ही बिकम्स ए ओनर। सेल के बाद ही नहीं तो गिफ्ट डीड के बाद भी ट्रांसफर हो सकता है। अगर मेंबर है, he has become old or maybe due to certain other reasons, वो चाहता है कि मैं मेरे लड़के को या मेरी पत्नी को या मेरे भाई को गिफ्ट दे दूं, तो ही मेक्स ए गिफ्ट डीड। ये गिफ्ट डीड पे भी स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है और उसको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है। और ये गिफ्ट डीड आने के बाद भी ये जो फॉर्म है बायलॉज में दिए है 20/1 और 20/2 यानी नोटिस ऑफ इंटेंशन ऑफ ट्रांसफर, फिर 21 है कि ट्रांसफर, फिर 23 है कि मेंबरशिप फॉर्म, ये भर के देने पड़ते हैं। 22 फॉर्म जो है वो जब फ्लैट किसी फर्म के नाम पे होगा या कंपनी के नाम पे होगा तो उसके लिए वो यूज करना पड़ता है। उसके साथ ही 24 नंबर का फॉर्म जो है वो अगर कंपनी या फर्म वो फ्लैट परचेज कर रही है तो वो 24 नंबर का फॉर्म देके एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो ये सब फॉर्म आने के बाद ही आपको ट्रांसफर करना है या आगे का प्रोसेस करना है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो है ये महत्व की चीजें होती है बायलॉज में। दूसरा एक महत्व का चीज है वो मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी यानी संस्था कौन चलाएगी, संस्था के जो जो काम है वो कौन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसके लिए वो मैनेजिंग कमेटी चुनी जाती है। अभी पहले जो था वो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर जो होते थे वो सोसाइटी में टोटल मेंबर कितने हैं इसके ऊपर होते थे। लेकिन ये अभी जो नया रूल आया है 154B, उसमें मिनिमम मैनेजिंग कमेटी मेंबर 11 दिए गए हैं। उस 11 में 2 रिजर्व फॉर वुमेन मेंबर है और 3 रिजर्व फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी है। जैसे कि 1 जो है वो फॉर शेड्यूल कास्ट है, 2 जो है
वो अदर शेड्यूल क्लास के लिए है, ओबीसी और ये सब। और तीसरा जो है वो नॉर्मैडिक ट्राइब और ये जो होते हैं उसके लिए है। तो इसलिए ये जो 5 सीट जो है 11 में से ये रिजर्व करके रखे गए हैं, और बैलेंस जो है वो जनरल कैटेगरी में होते हैं, यानी उसमें मेल मेंबर कंटेस्ट कर सकते हैं, उसके साथ ही फीमेल भी कंटेस्ट कर सकती है, लेकिन वो जनरल में आएगी। और रिजर्व करके जो है लेडीज के लिए 2, उसमें मेल मेंबर कैन नॉट कंटेस्ट, ओनली लेडीज कैन कंटेस्ट। अगर ये 5 रिजर्व सीट के कैंडिडेट नहीं है तो वो सीटें ऐसी ही रखी जाती है, वो भरी नहीं जाती है। जब कोई मेंबर इसमें से ज्वाइन हो गया सोसाइटी में और उसकी इच्छा है तो ही कैन ज्वाइन द कमिटी। और इसके लिए बायलॉज में भी इलेक्शन रूल भी दिए गए हैं। ऑफ कोर्स अभी इलेक्शंस अगर 250 टोटल मेंबर के कम है तो सोसाइटी खुद कर सकती है, यानी रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करने के बाद। अभी जूना बायलॉज में ऐसा था कि रिटर्निंग ऑफिसर आप किसी को भी बना सकते हैं मेंबर्स में के, या आउटसाइडर भी, हु नोज द कोऑपरेटिव एक्ट एंड ऑल। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने पैनल बनाया है। रजिस्ट्रार ने एक कम से कम 70 से 80 कोऑपरेटिव में जो लोग काम करते हैं, जो सीनियर्स है, जिनको एक्ट और रूल्स एंड बायलॉज की मालूमात है, उनका पैनल बनाया है। और उसमें से किसी एक को आपको चुनना पड़ता है रिटर्निंग ऑफिसर करके, और उसके बाद में ही विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो मैनेजिंग कमिटी गेट्स इलेक्टेड बाय इलेक्शन ओनली, और उसका टर्म होता है 5 बरस का। 5 बरस का फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। ये 5 वर्ष के अंदर आपको नई मैनेजिंग कमेटी को इलेक्शन करनी पड़ती है, और इसके लिए आपको रिटर्निंग ऑफिसर की जरूरत होती है। 251, 251 और ऊपर के सभासदों के लिए इलेक्शन ये केवल रजिस्ट्रार ही ले सकता है, यानी रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन करके ही विल चूज द रिटर्निंग ऑफिसर एंड दैट रिटर्निंग ऑफिसर विल कंडक्ट द इलेक्शन। तो ये भी एक आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपके 10 मेंबर हो या 20 हो या 50 हो, फिर भी आपको ये इलेक्शन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहले ये इलेक्शन रूल्स बायलॉज में दिए जाते थे, लेकिन अभी वो बायलॉज में दिए जाते नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शन ऑफिसर करके एक अलग पद क्रिएट किया गया है, और इसको अपॉइंट किया गया है हु इज ए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, जिसका ऑफिस पुणे में रहता है, और वही इलेक्शन के बारे में देखता है। उसने भी इलेक्शन रूल्स बनाए हैं और पब्लिश भी किए हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते, अगर इफ यू आर ए ऑफिस बेरर और ऑन ए मैनेजिंग कमिटी लुकिंग आफ्टर योर ओन सोसाइटी, or you are working as a manager in a cooperative housing society, you have to keep this in mind and act accordingly. ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ये इलेक्शन ये भी एक महत्व की चीज है।
दूसरा जो हमेशा डिस्प्यूट का चीज आता है वो यानी सोसाइटी के चार्जेस। सोसाइटी के जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस कैसे होने चाहिए वो भी बायलॉज में दिए गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स यानी जो बिल आता है म्युनिसिपालिटी का उसके मुताबिक आपको प्रॉपर्टी टैक्स हर सभासद को उसके एरिया के मुताबिक, उसका जो एरिया है फ्लैट का वो एरिया के मुताबिक आपको लगाने का रहता है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस, अभी ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस जो होते हैं वो भी जनरल बॉडी में डिसाइड किए जाते हैं कि कौन सी रेट से अपने को कलेक्ट करना है, और वो भी एरिया के मुताबिक होता है। वेयर जनरल मेंटेनेंस जो होता है यानी सिक्योरिटी वालों का पगार, सोसाइटी की इलेक्ट्रिक के बिल, सोसाइटी का जो अगर ऑफिस होगा तो उसका मेंटेनेंस, दूसरा भी जो सोसाइटी के पास स्टाफ रहता है, मैनेजर है या सफाई वाला है या और कोई है, उनके पगार, ये सब का जो पैसा देना होता है इट इज इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग्स टोटल मेंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया ऑफ फ्लैट। किसी का फ्लैट छोटा है इसलिए वो कह नहीं सकता है कि मुझे मेंटेनेंस, जनरल मेंटेनेंस जो है वो कम होना चाहिए। तो इसलिए ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जनरल मेंटेनेंस इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर, उनसे डिवाइड करके हर एक मेंबर को इक्वल देना पड़ता है। तीसरा चीज जो होता है वो जो मेजर रिपेयर्स का चीज, यानी सोसाइटी जब ओल्ड होती जाती है 20 बरस 30 बरस तो बड़ी रिपेयर्स निकलती है, तो उसका चार्जेस भी जनरल बॉडी में डिसाइड किया जाता है। और जनरल बॉडी में एक दफे ये डिसाइड होने के बाद एरिया वाइज यानी बड़े फ्लैट वाले को ज्यादा और छोटे वाले को कम कलेक्ट किया जाता है और उसको मेजर रिपेयर्स फंड करके सेपरेटली एक्यूमुलेट किया जाता है। तो ये भी एक महत्व का चीज है। तीसरा महत्व का है वो सिंकिंग फंड। अभी सिंकिंग फंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में होने से म्युनिसिपालिटी जो सिटी की बिल्डिंग ये है वहां जो भाड़ेकरू रहते हैं उनके पास से जो एक अलग टैक्स कलेक्ट करती है और रिपेयर्स, यानी अगर बरसात के टाइम या बिल्डिंग ओल्ड होने से कुछ डैमेज होता है उसके रिपेयर के लिए एक अलग टैक्स जमा करती है म्युनिसिपालिटी। लेकिन ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से जमा की नहीं जाती है क्योंकि इसके लिए सोसाइटी ने खुद एक अलग फंड जमा करके रखा है जो कि सिंकिंग फंड है। ये सिंकिंग फंड होने के कारण आपको प्रॉपर्टी टैक्स में ये जो म्युनिसिपालिटी का जो अलग टैक्स है वो देना नहीं पड़ता है। तो सिंकिंग फंड ये एरिया वाइज रहता है। बड़े फ्लैट वाले को ज्यादा सिंकिंग फंड, छोटे फ्लैट वाले को कम सिंकिंग फंड। और बायलॉज में दिया है कि 1/4% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फ्लैट पर ईयर इस रेट से जमा करना है। तो ये सिंकिंग फंड भी एक महत्व का चीज है। वाटर चार्जेस,
पानी का टैक्स। अभी छोटे फ्लैट वाले बोलते हैं कि मेरा फ्लैट छोटा है तो मुझे कम पानी लगता है, और बड़े फ्लैट वाले को ज्यादा लगता है क्योंकि उनका फ्लैट बड़ा है। ऑफ कोर्स ये तो एक प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि छोटे फ्लैट वाले के पास ज्यादा लोग रहते हैं और बड़े फ्लैट वाले के पास एक या दो ही रहते हैं, तो नेचुरली उनका पानी कम कंज्यूम होता है। बट फिर भी वो वाटर चार्जेस कैसा लगाने का वो भी बायलॉज में दिया है। जितने इनलेट यानी कनेक्शंस सोसाइटी की तरफ से दिए गए हैं, यानी मेन कनेक्शन, अंदर से उसने वो मेन के पास और 2-3 लगा के किया होगा तो वो अलग चीज है, लेकिन एंट्री जो होता है वो एक कनेक्शन अगर किसी को है तो उसको 1 टाइम, जिसको 2 कनेक्शन दिए हैं तो उसको 2 टाइम, ऐसे समझ के रेट ऑफ दी वाटर चार्जेस पकड़ा जाता है और हर एक के पास से कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए मेंबर्स लोगों में भी। तो ये जो टैक्सेस है या ये जो चार्जेस है, ये महत्व की चार्जेस है और बहुत से टाइम इसी में डिस्प्यूट हो सकता है, इसलिए इसको सॉर्ट आउट करने का अच्छा तरीका यानी जनरल बॉडी में इसको डिस्कस करके डिसाइड करने का। अभी ये वंस द चार्जेस आर फिक्स कलेक्टेड फ्रॉम एवरी मेंबर by giving him bill, either quarterly bill or monthly bill, और उसके बाद उसके पास से वो रिसीव किया जाता है। और हर एक सभासद की ये जिम्मेदारी है कि उसको जो बिल दिया गया है उसका प्रॉपर पेमेंट वो विद इन टाइम करे। अगर वो नहीं करता है, वो डिले करता है या लेट करता है, तो उसके लिए भी क्या पेनल्टी लगाने का, पेनल्टी यानी इंटरेस्ट नॉट पेनल्टी, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगाने का, यानी मैक्सिमम 21% इंटरेस्ट दिया गया है, वो जनरल बॉडी में डिसाइड करना है। और वो 21% से कम डिसाइड हो सकता है, लेकिन 21 से ऊपर नहीं, इवन 21.1 भी नहीं जनरल बॉडी डिसाइड कर सकती। तो एरियस के ऊपर जो पैसा नहीं मिलता है, जिसको जो बिल नहीं भरता है, तो उसको एरियस बोला जाता है। वो एरियस के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगाने का वो बायलॉज में दिया है और उसी में रह के अपने को इंटरेस्ट लगाने का है। और उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं देता है तो उसके ऊपर एक्शन क्या लेने का, फॉर रिकवरी ऑफ द एरियस। तो पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 101 एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट में 101 करके जो था वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भी लागू था। लेकिन ये जो अभी नया 154 भी आया है उसके मुताबिक ये 101 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में लागू नहीं है। तो उसके लिए 154 बी में ही 28 या 29 नंबर का रूल दिया है, उसके मुताबिक आप एक्शन ले सकते हैं। कमिटी कैन टेक एक्शन। उसको नोटिस देने के बाद अगर वो नोटिस को रिप्लाई नहीं दिया या एरियस नहीं भरा तो फिर रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है। फिर वो रजिस्ट्रार 101 जैसा ही उसके ऊपर एक्शन लेके उसको वो एरियस भराने को लगाता है। तो ये चीज महत्व की है और ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी महत्व की चीज है वो मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। अभी अब मैनेजिंग कमेटी है, तो मैनेजिंग कमेटी क्या घर में ही बैठ के काम नहीं कर सकती, इसके लिए उनकी भी मीटिंग होनी चाहिए। और उसके लिए बायलॉज में दिया है कि एटलीस्ट
one meeting of a managing committee should be held, यानी बरस में 12 मीटिंग होनी चाहिए। फिर एनुअल जनरल बॉडी, एनुअल जनरल बॉडी यानी जिसको शॉर्ट में एजीएम बोला जाता है, वो एजीएम का भी मैक्सिमम डेट दिया है कि जिस टाइम पीरियड में आपको एजीएम लेना जरूरी होता है। ऑफ कोर्स अभी जो प्रॉब्लम है कोविड का, इसके लिए उन्होंने डेट एक्सटेंड किया है अप टू 31 मार्च 2022। अगर आपने ये मीटिंग नहीं ली होगी ये बरस की, तो 31 मार्च 2022 तक आप ये एजीएम यानी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ले सकते हैं। और उसके भी कुछ रूल दिए हैं कि उसका नोटिस पीरियड जो है वो 14 दिन का है, क्लियर 14 डेज, यानी डे ऑफ नोटिस एंड डे ऑफ मीटिंग छोड़ के 14 दिन होनी चाहिए। और ये 14 डेज, क्लियर 14 डेज की नोटिस देने के बाद ही आप एजीएम ले सकते हैं। एजीएम में कोरम होना जरूरी है, और वो कोरम वो 2/3 या 20 विच एवर इज लेस, वो विद इन 30 मिनट्स ऑफ द टाइम ऑफ जो मीटिंग दिया है, यानी आपने 10:30 लिखा है तो 11 बजे तक इतने लोग जमा होने चाहिए, इतने मेंबर जमा होने चाहिए, लोग नहीं मेंबर, जिनका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे है और सोसाइटी के रजिस्टर में। ऐसे जमा होने के बाद ही आप मीटिंग चालू कर सकते हैं। और वो मीटिंग का जो कामकाज होता है वो कामकाज नोटिस के मुताबिक होना चाहिए। वो नोटिस का भी स्टैंडर्ड क्या है, कैसी नोटिस देनी है, वो बायलॉज में दिया है। उसमें फर्स्ट एजेंडा महत्व का ये रहता है टू रीड एंड कंफर्म मिनट्स ऑफ लास्ट एजीएम। वैसे ही अगर कुछ स्पेशल जनरल मीटिंग ली होगी तो उस स्पेशल जनरल मीटिंग के अगर मिनट्स कंफर्म नहीं हुए होंगे तो वो भी कंफर्म करना जरूरी होता है, तो वो भी एजेंडा होता है। अभी एक ध्यान में रखिए कि एजीएम के मिनट जो है वो केवल एजीएम में ही अप्रूव होते हैं। स्पेशल जनरल मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं वो उसके बाद में अगर दूसरी स्पेशल जनरल मीटिंग हुई होगी तो उसमें आप अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन एजीएम के नहीं, ये ध्यान में रखना चाहिए। एजीएम के मिनट्स एक केवल नेक्स्ट एजीएम में ही रहनी चाहिए। और एजीएम इज हेल्ड 1 इन ए ईयर, ये भी ध्यान में रखना। बहुत से लोग गलती से हर मीटिंग को एजीएम एजीएम बोले जाते। एजीएम ये अलग शब्द है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर आपने एजीएम नहीं ली है तो आपके ऊपर रजिस्ट्रार एक्शन ले सकता है, यानी उस कमिटी को बर्खास्त भी कर सकता है। पहले अगर आप एजीएम विद इन टाइम लिमिट नहीं लेते हैं तो कुछ एक्सटेंडेड टाइम होता था, या यू कैन रिक्वेस्ट द रजिस्ट्रार टू एक्सटेंड टाइम ऑफ एजीएम, मगर वो प्रोविजन अभी निकाल दिया है। आपको वो एजीएम उस टाइम के अंदर लेना जरूरी है। तो एजीएम इज ओनली वंस इन ए ईयर। उसके बाद में जो मीटिंगें होती है मेंबर्स की, उसको स्पेशल जनरल मीटिंग बोला जाता है, एसजीएम, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल जनरल मीटिंग। यानी वो जो मीटिंगें रहती है वो स्पेसिफिक कारण के लिए रहती है, जैसे कि कुछ रिपेयर्स फंड निकालना है या कुछ अलग कुछ काम है, उसको डिस्कस करने के लिए और डिसाइड करने के लिए ये स्पेशल जनरल मीटिंग दी जाती है।
और उसके लिए जो नोटिस पीरियड दिया है वो 5 क्लियर डेज, यानी उसकी नोटिस जो निकाली जाती है वो 5 क्लियर डेज का पीरियड देके निकाल दी है, यानी डे ऑफ नोटिस और डे ऑफ मीटिंग छोड़ के 5 दिन। इसके सिवा अगर कुछ अर्जेंट मीटिंग है, बहुत अर्जेंट है, आप रुक नहीं सकते हैं, तो मैनेजिंग कमेटी में रिजोल्यूशन पास करके कम दिन की नोटिस से आप वो मीटिंग ले सकते हैं, बट वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोला जाता है। और उसमें वो स्पेसिफिक रिजोल्यूशन लिखा जाता है कि ये रिजोल्यूशन के मुताबिक हम, ये महत्व का काम है, हम रुक नहीं सकते। जैसे कि पानी के लिए, पानी चढ़ाने के लिए जो पंप होता है वो बिगड़ गया है सडनली, अभी आप तो रुक नहीं सकते हैं, पंप तो तुरंत लगाना चाहिए, और पंप का खर्चा आपको मालूम है कि 20 से 25 हजार रुपया तो होता है पंप लाने का नया। तो उसके लिए आप ये अर्जेंट मीटिंग ले सकते हैं, और इसमें भी कोरम होना चाहिए, हर जनरल मीटिंग में कोरम होना चाहिए। और अगर आपको मालूम है कि लोग नहीं जमते हैं, लोग बहुत कम है, तो उसके लिए उस नोटिस में आपको एक नोट देना चाहिए कि अगर विद इन हाफ एन आवर मीटिंग का कोरम जमा नहीं हो गया तो मीटिंग एडजॉर्न की जाएगी, और ये एडजॉर्न मीटिंग इमीडिएटली एट सच एंड सच टाइम, यानी सेम डे को, अगर 10:30 का मीटिंग आपने लिखा है और 11 बजे तक नहीं हो गए तो आप 11:05 का टाइम लिख के मीटिंग कन्वीन कर सकते हैं, और वो मीटिंग रेगुलर मीटिंग समझ के कामकाज कर सकती है। तो ये एक अत्यंत महत्व की जो प्रोविजंस है वो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सोसाइटी के ऑफिस बेरर है या सोसाइटी के मैनेजर अगर होंगे तो आपको ये सुझाव आपके साहब लोग, यानी जो ऑफिस बेरर है, सेक्रेटरी है या चेयरमैन है, उनको ध्यान में लाके देना जरूरी होता है। और ये सब चीज अगर आप पूरी करोगे तो आप सोसाइटी का कामकाज योग्य पद्धति से जरूर कर पाओगे। दूसरा एक महत्व का जो बाब है वो कन्वेंस ऑफ द सोसाइटी, यानी 90% ऑफ सोसाइटीज मैंने देखी है मुंबई में भी कि जिसका कन्वेंस नहीं हुआ, यानी सोसाइटी की बिल्डिंग की मालकी और बिल्डिंग जिस जमीन पे ऊपर खड़ी की है उसके मालकी हक सोसाइटी के नाम पे नहीं रहते हैं, वो मालकी हक उसी के पास रहते हैं। जैसे कि अगर जमीन मालक कोई और है और जिसका नाम प्रॉपर्टी कार्ड में लिखा गया है गवर्नमेंट का ऑफिस में, तहसीलदार के ऑफिस में, तो उसी के मालकी, और अगर वो नहीं है तो उसके वारस की मालकी उस जमीन पे रहती है। कभी कभी अगर बिल्डर होता है, कोई बड़े बड़े बिल्डर है, क्योंकि आजकल ये भी एक अच्छा बिजनेस लोग समझ रहे हैं, तो वो लोग जमीन की मालकी हक जमीन के मालिक के पास से ले लेते हैं, पैसे देके या कुछ उसको जमीन देके या कुछ भी करके अपने नाम पे कर लेते हैं, और उनका नाम प्रॉपर्टी कार्ड पे लग जाता है। बाद में वहां वो बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग में फ्लैट बेचते हैं। अभी फ्लैट परचेजर इज ओनली इंटरेस्टेड इन हिज फ्लैट, मेरा फ्लैट अच्छा बनाया है ना, वॉल प्रॉपर है ना, यही खाली वो देखता है। ये नहीं देखता है कि इसके मालकी हक का अपने पास है या नहीं है।
तो ये महत्व की चीज आपको एज ऑफिस बेरर या अगर आप मैनेजर है तो मैनेजर सोसाइटी के सामने लाना जरूरी है, और इसे कन्वेंस बोला जाता है। तो ये कन्वेंस आपको लेना चाहिए। जब आप फ्लैट परचेज करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि ये फ्लैट में जो कीमत आप दे रहे हैं उस कीमत में ही जमीनी की कीमत भी ऐड करके ले रहा है बिल्डर, लेकिन वो आपके एग्रीमेंट में कहाँ लिखता नहीं है वो। और आप पैसे देके भी जमीन के मालकी हक का आपके पास रहता नहीं। इसलिए अगर आपका कन्वेंस नहीं हुआ है सोसाइटी के नाम पे, सोसाइटी का नाम प्रॉपर्टी कार्ड पे लगाया नहीं गया है, तो आपको ये करना बहुत जरूरी है। अभी एक डीम कन्वेंस करके लाया है, कोई डीम कन्वेंस में भी आप रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन कर सकते हैं कि जो नोटिस बजाए मालकों के नाम से कि आप क्यों नहीं इनको कन्वेंस दे रहे, इनके नाम पे क्यों नहीं कर रहे, तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि इन्होंने पूरे पैसे दिए नहीं है या इनके कुछ प्रॉपर चीज नहीं है इनके पास। एंड इफ ही इज कन्विंस देन ही एक्सेप्ट, बोलेगा बराबर है ये आप करो, तो आपके नाम का कन्विंस करने का मैं ऑर्डर दे सकता हूं। तो ये चीज आपको करनी जरूरी होती है कि कन्वेंस, क्योंकि आजकल ये बात सामने आती है बिकॉज ऑफ रीडेवलपमेंट। जब आपकी बिल्डिंग बहुत ओल्ड हो जाती है, खराब हो जाती है, और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उसको प्रॉपर रिपेयर करें, या कुछ लोगों के पास है कुछ लोगों के पास नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं कि किसी बिल्डर को पकड़ो, उसको बोलो कि हमारी बिल्डिंग आप वापस बना के दे दो, हमको फुकट में फ्लैट दे दो और बाकी के फ्लैट आप बेच दो, और इसमें से आपका खर्चा और आपका नफा वसूल, तभी ये कन्वेंस की बात आती है। क्योंकि आप जब परमिशन के लिए म्युनिसिपालिटी के पास जाते हैं, म्युनिसिपालिटी को आप नई बिल्डिंग के प्लान सबमिट करते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपके मालकी हक का पेपर कहाँ है। आपका जो आप प्रॉपर्टी कार्ड दे रहे हैं उसमें आपके सोसाइटी का नाम ही नहीं है, वहां तो बिल्डर का नाम है या जुने मालिक का नाम है। तो हम आपको ये रीडेवलपमेंट के लिए परमिशन नहीं दे सकते हैं, तो आपको वापिस वो मालिक के पास जाना पड़ेगा या तो बिल्डर के पास जाना पड़ेगा, उसको कुछ पैसा देके कुछ ये करके फिर उसके पास से परमिशन देके फिर आपका काम चालू हो सकता है। और इस रीडेवलपमेंट के वजह से लोगों को कन्वेंस का महत्व अभी समझने लगा है। तो तब तक रुकने के पहले ही हम लोगों को ये काम चालू करना बहुत जरूरी है। आपको किसी वकील को अपॉइंट करना पड़ेगा और फिर टीम कन्वेंस के लिए जाएगा, या तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, और बिल्डर के अगेंस्ट केस करके आपको कन्वेंस मिल सकता है, लेकिन उसमें कुछ बरस जा सकते हैं और कुछ खर्चा भी होता है, और वो करने के लिए लोग तैयार नहीं होते। और इसके लिए आपकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि सोसाइटी के नाम पे कन्वेंस है या नहीं है ये देखना। तो ये जो है ये एक संक्षिप्त में, क्योंकि ये चीज मैं डिटेल में अपने लेक्चर में जब चौहान सेंटर में मैं दे रहा था, आपके हर एक के सामने 2 या 3 घंटे का था, तभी इसकी मालूमात मैंने आप सबको दी गई है। लेकिन आज मैं आपको इसको वापस रिकलेक्ट कर रहा हूं
कि आप इस चीज को भूले नहीं, आप इसको भी ध्यान में रखिए। इसके सिवा अगर आप बायलॉज पढ़ेंगे, थोड़ी डिटेल में देखेंगे, तो आपको जो मेरे से रह गए होंगे इसमें कुछ, दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेली यूज। सो यू विल नो कि क्या करना चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखिए। और इसमें से अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो वो आप नेक्स्ट सेशन के लिए आप उसको पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। क्योंकि वहां भी मैं बोलता था, तभी तो मैं सामने ही था, फिजिकली सामने था। आज तो मैं फिजिकली सामने नहीं हूँ, लेकिन ये मॉडर्न जो एप्लीकेशन है उसका यूज करके मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि आप मुझे जरूर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि वो आपको रिटर्न देना पड़ेगा संजना पवार को, कि जो वो फिर मुझे पूछेगी या मुझे भेज देगी। तो ये चीज है, और इसमें ध्यान में रख के अगर आप काम करोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल एज ए ऑफिस बेयर एंड यू विल बी सक्सेसफुल एज ए मैनेजर। लेकिन एक चीज तो ध्यान में रखना है कि अपने को सभी टाइम सबको खुश करने को नहीं होता है। लोगों को कुछ ना कुछ हमारे बारे में तकलीफें होती है, लेकिन उसे हम क्या कर सकते हैं? हमको देखना पड़ता है कि ओवरऑल सोसाइटी के इंटरेस्ट में क्या है, और वो देख के ही हमको काम करना है। और इसे ध्यान में रख के आप काम करोगे तो आप जरूर निस्वार्थ बुद्धि से, शांत चित्त से अपना काम सफल कर पाओगे। धन्यवाद। हाँ, अभी मिसेस कानडे, आपल्याला काय बोलायचं आहे? नाही सर, आता बायलॉ मधले महत्वाच्या गोष्टी तुम्ही सगळ्या कव्हर केलेल्याच आहेत. थोडस तुम्ही परीक्षेच्या दृष्टीने जर काही सांगू शकलात. कोणती परीक्षा? आपली याची घ्यायची ती? नाही, जीडीसीए ची. कारण आपण आपल्या चव्हाण सेंटरची परीक्षा घेऊ शकणार नाही आहोत, पण आपण सगळ्यांना सर्टिफिकेट देणार आहोत की दे हॅव सक्सेसफुली अटेंडेड द कोर्स म्हणून. पण जीडीसीए ची जी परीक्षा आहे त्याच्यामध्ये बायलॉ बद्दल जे काही विचारलं जातं ते थोडंसं तुम्ही सांगितलं तर बरं होऊन जाईल. ते मी उद्या सांगेन. चालेल? कारण मी जरा बघतो, कारण मी फक्त हेच आहे असं समजून केलं होतं. चालेल, ते मी उद्या सांगेन. पण बाकी सर तुम्ही जे सांगितलं ना की म्हणजे आपली जी एजीएम आहे त्याच्या कोरम बद्दल तुम्ही सांगितलं, पण मॅनेजिंग कमिटीच्या कोरम बद्दल कारण की काय होतं की मॅनेजिंग कमिटीचं कोरम नसेल तर मॅनेजिंग कमिटी होऊच शकत नाही, हे लोकांना म्हणजे माहिती नाहीये. पुष्कळ लोकांना वाटतं की जसं एजीएम ची प्रोव्हिजन आहे तशीच मॅनेजिंग कमिटीची पण आहे का, म्हणजे कोरम नसलं तरी पण अर्धा तास थांबून ते करू शकतात का, असं बऱ्याचदा वाटतं. तर ते एक मला असं वाटतं की हा मोठा म्हणजे महत्वाचा प्रश्न आहे, तो एक आपण सांगावा असं मला वाटतं. आणि दुसरं म्हणजे काम करताना जे माझ्या लक्षात येत आहे की एजीएम जेव्हा असते तर त्यावेळेस आपण सगळं म्हणजे लोकांना अजेंडा पाठवलेला असतो, परंतु वेळेवरती कुठले कुठले मुद्दे आपण घेऊ शकतो त्याच्याबद्दल क्लिअर करा. जसं की फायनान्शियल गोष्टीबद्दल आपण जर अजेंडामध्ये उल्लेख केलेला नसेल तर इन एनी सर्कमस्टन्सेस, म्हणजे इन नो सर्कमस्टन्सेस यू कॅन पास एनिथिंग फायनान्शियली. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते मला असं वाटतं की दॅट यू कॅन एम्फसाइज ऑन दॅट. आणि म्हणजे इन एजीएम व्हॉट आर द थिंग्स विच यू कॅनॉट टेक.
ऍट द लास्ट मिनिट. म्हणजे ते मी म्हटलं फायनान्सचं तर एक झालंच आहे, पण अदरवाईज ऑल्सो अदर थिंग्स ऑल्सो देअर कॅन बी सम अदर थिंग्स विच at the last minute. म्हणजे sometimes you know what happened then in AGM, agenda is there, agenda is also circulated, but some members raise certain points and then AGM decides, but whether anything is there which at the last minute they cannot take or decision cannot be taken. If anything is there, that in special general body meeting whether they should take. हे जरा थोडं मला वाटतं क्लिअर करून टाका. थँक्यू सर. ओके. तर ऍक्च्युली पहिलं मी जनरल बॉडी मीटिंग बद्दल बोलतो. एजीएम मध्ये एजीएम ची नोटीस असते. त्या नोटीस मध्ये जो अजेंडा दिलेला आहे तो स्टँडर्ड अजेंडा आहे, जो बायलॉज मध्ये पण आहे. त्या अजेंडा प्रमाणेच कामकाज करावं लागतं. शेवटचा जो अजेंडा असतो तो एनी अदर मॅटर. आता एनी अदर मॅटर म्हणजे काय, तर समजा मॅनेजिंग कमिटीला एखाद्या मुद्दा राहिला असं वाटलं तर तो मुद्दा ते घेऊ शकतात, किंवा एखाद्या सभासदाने मॅनेजिंग कमिटीला पत्र लिहून कळवलं की हे अमुक अमुक डिस्कस होणं गरजेचं आहे आणि हे आपण. तो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हिंदी में बात करेंगे. अच्छा, हाँ, मैं मराठी में बात कर रहा हूँ अभी तक. अच्छा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो जब भी अगर कोई सभासद कमिटी को लेटर लिखता है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमेशा वो नोटिस में जो नीचे नोट रहते हैं, एक नोट रहता है इज अबाउट कोरम, दूसरा नोट रहता है that meeting can be only attended by the members, or in his absence or in her absence his or her associate member or joint member. और तीसरा रहता है कि if any member wishes to discuss, यानी किसी को अगर कुछ विषय की चर्चा करनी है एनी अदर मैटर में, तो उस विषय के बारे में वो मैनेजिंग कमेटी को लिख के बताए. तो ऐसे जब नोट आती है और मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करती है कि ठीक है ये हम एजीएम में ले सकते हैं, ये इतना बड़ा विषय नहीं है, तो इट कैन बी डिस्कस. लेकिन अगर ऐसा है कि जो अत्यंत महत्व का है कि उसे कुछ रिपेयर करके लेना है और उसका खर्चा 50,000 या लाख रुपया है, तो वो चीज तो वो एनी अदर मैटर में ले नहीं सकते हैं. तो वो उसको समझाएंगे कि भाई ठीक है, इसके लिए हम स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बोलेंगे जिसमें ये एजेंडा रखेंगे. तो ऐसे विषय आप एनी अदर मैटर में ले सकते हैं. अच्छा, दूसरा महत्व का ये है कि ये एनी अदर मैटर करके जो एजेंडा में होता है ना, वो केवल एजीएम में ही होता है. इट कैनॉट बी, वो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में ये एजेंडा नहीं आता है कि एनी अदर मैटर, क्योंकि जैसा नाम है स्पेशल जनरल, यानी स्पेशली बुलाई हुई मीटिंग, तो उसमें ये जो स्पेशल सब्जेक्ट जो दिए हैं एजेंडा में वही डिस्कस होगी, उसमें एनी अदर मैटर नहीं रहेगा. इसलिए उसमें ये एजेंडा नहीं रहता है. ये भी एक आप महत्व का चीज है, ये ध्यान में रखना चाहिए. क्योंकि मैं बहुत से बड़े बड़े बैंक या ऐसे में मेरे पास जो आते हैं नोटिस ही, उसमें ये एनी अदर मैटर भी रहता है, इवन द मीटिंग इज स्पेशल जनरल बॉडी. तो ये ध्यान में अपने को रखना चाहिए कि एनी अदर मैटर कैन बी ऑन एजेंडा ओनली इन AGM एंड नॉट इन स्पेशल जनरल बॉडी, एक्स्ट्रा स्पेशल जनरल बॉडी. तो ये ध्यान में रख के अपने को नोटिस निकालना है. दूसरी चीज है वो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग. मैनेजिंग कमेटी मीटिंग की भी नोटिस देनी पड़ती है और उसको 3 दिन का है, 3 क्लियर डेट्स.
यानी डे ऑफ नोटिस एंड डे ऑफ मीटिंग छोड़ के 3 क्लियर डेज को। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यू है और बहुत अर्जेंटली बुलाना है तो चेयरमैन को पूछ के सेक्रेटरी कैन इशू द नोटिस विथ लेसर डेज रिक्वेस्टिंग अदर मेंबर्स ऑफ कमिटी कि ये आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये विषय महत्व का है और ज्यादा दिन के नोटिस देके हम मीटिंग नहीं बुला सकते। उसके तुरंत हमने को डिसीजन लेना है और तुरंत एक्ट भी करना है। तो इसलिए मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग भी होती है, वो भी 3 दिन की नोटिस देके होती है, महीने में 1 दफे होती है, और हर मीटिंग को भी कोरम होना चाहिए। ऑफकोर्स इसमें ऐसा लिखा तो नहीं है कि विद इन हाफ एन आवर कोरम होना चाहिए, लेकिन ये एक जनरल स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि एक आधा या पौना घंटा में कोरम होना चाहिए। और वो कोरम यानी जो टोटल कमिटी मेंबर है उसके आधा +1 समझ के अपने को लेना है। अगर 11 मेंबर की कमिटी है तो 6 मेंबर का कोरम होना चाहिए। आपके टोटल मेंबर जितने हैं, अगर आपके पास रिजर्व सीट के लोग नहीं है, वुमेन मेंबर भी नहीं है, तो नेचुरली आपकी कमिटी जो होगी वो 6 लोगों की होगी। तो 6 में हाफ होते हैं 3 +1 4, तो 4 का कोरम। जब तक ये कोरम नहीं होता है तब तक आपकी मीटिंग चालू नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर सोसाइटी अच्छी है तो सोसाइटी के इलेक्टेड कमिटी मेंबर ने डिसाइड करना चाहिए कि भाई हर महीने का लास्ट संडे या लास्ट सैटरडे या लास्ट फ्राइडे हम लोग कमेटी की मीटिंग लेंगे और हम लोग देखेंगे कि हम लोग भी उसे अटेंड करेंगे, अनलेस देयर इज सम अर्जेंट मैटर, बट दैट विल बी इन्फॉर्म, वो इन्फॉर्म किया जाएगा। तो कोरम हर मीटिंग को होना अत्यंत जरूरी है। वैसे ही हर एक रिजोल्यूशन ये मेजॉरिटी से पास होता है, अनलेस ऐसे कुछ रिजोल्यूशन है कि जिसमें दिया गया है बायलॉज में भी कि इसको 3/4 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, तो उतनी मेजॉरिटी उसे होनी चाहिए। दूसरा एक महत्व का विषय है कि कमिटी में कभी कभी ऐसा होता है कि एक आधा सभासद हमेशा तकलीफ देने वाला होता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ झगड़ालू मैटर लेके आता है और ऐसे बाबत में आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी अपना टाइम बिगाड़ रहा है, सोसाइटी के बारे में अपने को काम करने को तकलीफ दे रहा है, तो इसको कमिटी में से निकालना चाहिए। तो वो कमिटी से निकालने के लिए भी एक प्रोसेस दिया गया है और वो प्रोसेस के मुताबिक मीटिंग बुला के, और वो मीटिंग भी आप नहीं बुला सकते हैं, तो वो रजिस्ट्रार बुला सकता है। आपका जो डिप्टी रजिस्ट्रार है आपके वार्ड का, उसके पास आपका विनंती अर्जी जाना चाहिए कि ये फलाना फलाना आदमी ये कारण के लिए हमको कमिटी में नहीं चाहिए और उसको हम निकालना चाहिए, यानी एक्सपल्शन ऑफ ए मेंबर, और इसीलिए आप मीटिंग बुलाइए। तो रजिस्ट्रार आइदर खुद के ऑफिस में या वो सोसाइटी के ऑफिस में सब सभासद यानी मैनेजिंग कमेटी के सभासद है, उनके वो नोटिस दे के ये मीटिंग बुला सकता है और ये मीटिंग की अध्यक्षता केवल वो रजिस्ट्रार ही करेगा और उसमें खाली ये एक ही विषय रहेगा कि फलाना फलाना सभासद को कमेटी से निकालना है और इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। उस सभासद को भी चांस दिया जाएगा कि भाई आप आपकी बाजू क्लियर कीजिए कि आपका क्या कहना है कि ये लोग आपके अगेंस्ट क्यों इतने ये कर रहे हैं।
और उसके बाद में वो डिसीजन के लिए डालेगा, और तभी अगर वो रिजोल्यूशन 2/3 मेजॉरिटी से पास होता है तो वो उस सभासद को बोलेगा कि बाबा रे आप रिजाइन हो जाओ, तो अच्छा है, सम्मान से जाएंगे आप। अगर आप रेजिग्नेशन नहीं देंगे तो मुझे ऑर्डर देना पड़ता है कि यू आर सीज टू बी द मेंबर ऑफ कमिटी। तो ये भी एक महत्व का विषय सोसाइटी में बहुत से टाइम रहता है, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और हर एक मीटिंग जो होती है, जनरल बॉडी मीटिंग, फिर वो स्पेशल जनरल बॉडी होगी और एनुअल जनरल बॉडी होगी, ये कभी लेनी है, उसमें कौन से विषय चर्चा करने हैं, इसका डिसीजन हमेशा कमिटी मीटिंग में लिया जाता है। और कमिटी मीटिंग में लेने के बाद ही ये नोटिस लोगों को दी जाती है कि स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग या एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ले जाएगी और उसमें ये विषय चर्चा की जाएगी। तो ये भी एक महत्व का सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखना है। और कुछ यानी महत्व का एक चीज रखिए कि मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग भी बरस में कम से कम 12 होनी चाहिए। अगर 12 से कम होती तो ऑडिटर उसके ऑडिट रिपोर्ट में ये लिख सकता है। ये ऑडिटर, ये भी एक महत्व का बात है। आपको हमेशा एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में ऑडिटर को नियुक्त करना है, और वो ऑडिटर भी जो रजिस्ट्रार के पास पैनल होता है, वो पैनल में से एक होना जरूरी है। पहले ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते थे, उनको आप ऑडिटर करके नियुक्त कर सकते थे, लेकिन अभी उनको भी ये बंधन आया है कि उनको भी वो लिस्ट में आना चाहिए। अगर वो लिस्ट में है तभी उसको आप ऑडिटर करके नियुक्त कर सकते हैं। और किसी भी ऑडिटर को 2 बरस के बाद तीसरे बरस में आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं। यानी एवरी 3 ईयर, हर 3 बरस को नया ऑडिटर आपको चुनना जरूरी होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद उसको ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आपको बनाना रहता है। यानी ऑडिटर ने जो आपकी मिस्टेक निकाली है या कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उसको आपको उत्तर देना है। जैसे कि मोस्टली वो कभी कभी लिखते हैं कि अगर 5,000 रुपया तक कमिटी रख सकती है, पहले तो वो 300 रुपया था, अभी 5,000 तक आ गया है उसका लिमिट, तो 5,000 के ऊपर सोसाइटी में पैसा हमको दिखाई गया, तो उसको आपको उत्तर देना है कि भाई वो हमने लाया था कुछ काम के लिए, लेकिन वो काम हुआ नहीं, या वो काम थोड़ा लेट हुआ, इसलिए वो पैसे ज्यादा उस महीने में दिखाई गए। ये जो उत्तर है वो आपको ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट में लिखना जरूरी होता है। कभी कभी आप तो जब भी उसके साथ डिस्कस करते हैं ऑडिटर के साथ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स ऑडिट रिपोर्ट देने के पहले कमिटी के साथ या कम से कम ऑफिस बेरर के साथ डिस्कस करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आपकी गलतियां क्या हुई है। तो आपको वही, अगर आप उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दे कि भाई ये हम मान्य करते हैं लेकिन ये इसलिए हुई है, तो आप जरा हमको माफ कीजिए, तो हो सकता है। तो महत्व का ये है कि ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद विद इन 3 मंथ्स, यानी डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट के 3 महीने के अंदर आपको ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट बनाना है और उसको रजिस्ट्रार के पास भेजना है विद कॉपी टू द ऑडिटर।
तो ये भी एक महत्व का दिन, क्योंकि मैं बहुत से सोसाइटी में देखा हूँ कि उनको इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं रहती है और वो कभी इसको इम्पोर्टेंस देते नहीं। बट अगर आप मैनेजर हो तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ये आपका एक काम की बात होती है कि आपको इसको करना चाहिए। वैसे ही अगर आप सोसाइटी का ऑफिस बेरर है तो आपको सोसाइटी के रूल के मुताबिक इसको करना जरूरी है। हाँ, अभी कुछ है और? सर एक ओपिनियन लेना था आपसे। हाँ, जैसा ड्यू टू कोविड एंड अदर थिंग्स लाइक थोड़ा एक्ट में चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ बायलॉज में भी कुछ चेंजेस आए हुए हैं क्या सर, फिलहाल के लिए अभी? नहीं, अभी तक वो लोगों ने नए बायलॉज बनाए नहीं है ये एक्ट के मुताबिक। ओके। और कुछ चेंजेस जो है ये थोड़े कम ही है, जैसे कि अच्छा। नॉमिनेशन आपको जो रखना है, ही शुड बी योर लीगल हेयर। यस, फिर यू कवर्ड। हाँ, फिर एसोसिएट मेंबर एंड जॉइंट मेंबर, इसका डिफरेंस दिया है। और दूसरा, एसोसिएट मेंबर कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन विदाउट दी रिटर्न परमिशन फ्रॉम दी ओरिजिनल मेंबर। यानी ओरिजिनल जो सभासद है वो जब उसको चिट्ठी लिख के परमिशन देता है कि हाँ आप ये जो इलेक्शन है ये आप लड़ सकते हैं, तभी उसको परमिट किया जाता है लड़ने के लिए। वही चीज जॉइंट मेंबर को है। जॉइंट मेंबर को भी विथ परमिशन फ्रॉम द ओरिजिनल मेंबर ही वो लड़ सकता है इलेक्शन। ओके। ऐसे केस में इफ द मेन पर्सन इज डाइड तो कैसा रहेगा सर इसमें? मेन पर्सन यानी जिसका नाम पहला है शेषडीट, यस। बराबर है? यस यस। हाँ, तो उसमें अभी अगर उसने नॉमिनेशन किया है तो नॉमिनी कैन अप्लाई। अगर नॉमिनेशन नहीं किया है तो बायलॉ 35 के हिसाब से उसके लीगल हेयर के पास से आपको अर्जी प्राप्त करनी है और फिर वो पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है। तो वो प्रोसेस करना जरूरी है, खाली चुप बैठने से होता नहीं है। समझ में आया है? जितनी उनकी जिम्मेदारी है उतनी हमारी भी जिम्मेदारी है। ओके, थैंक यू। अच्छा, और कोई? एकाने प्रश्न असं विचारलाय की फॉर्म 35 काय आहे? फॉर्म 35, फॉर्म 35, एक मिनिट। हाँ, फॉर्म 35 नहीं है। टाकले फॉर्म, हाँ, चॅट बॉक्स मध्ये टाकलंय फॉर्म नंबर 35। कुठे टाकलाय? चॅट बॉक्स मध्ये आहे बघा आपल्या, मी तुमच्या समोर जी हे आहे ना त्याच्या चॅट बॉक्स मध्ये आहे बघा। हाँ, तो बायलॉ नंबर 35 है। फॉर्म टाकले तो फॉर्म नाही आहे, बायलॉ 35 आहे। म्हणजे मी तुम्हाला जे सांगितलं की नॉमिनेशन जर नसेल तर कोणती प्रोसिजर फॉलो करायची, तर ती बायलॉ 35 मध्ये दिलेली आहे। आणि त्याच्यासाठी मी सांगितलं की फॉर्म नंबर 17 मध्ये ऍप्लिकेशन करायला लागेल, जो लीगल हेअर असेल। कारण हे एक लक्षात ठेवा की ट्रान्सफर म्हणजे हे जे ट्रान्समिशन आहे हे केवळ लीगल हेअरलाही होऊ शकतं। कोणी त्याचा मित्र किंवा असा कोणी त्याच्यासाठी ऍप्लिकेशन करू शकत नाही। सर, नॉमिनी को एक बार ट्रांसमिशन होने के बाद कैन नॉमिनी सेल कर सकता है फ्लैट? नहीं, मैंने आपको कहा ना, नॉमिनी इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव। ओके। अगर वो नॉमिनी के नाम से प्रॉपर्टी भी हुई होगी, समझो कि
उसने विल किया होगा ओके और विल का प्रोबेट लाया होगा उसने, ओके तो उसको प्रॉपर्टी भी नाम पे होती है। ओके या ओके तो सर उसके जो दूसरे लीगल हेयर है ओके वो लोगों ने रिलीज डीड करके दिया या अच्छा गिफ्ट डीड उसके नाम पे करके दिया, ओ तो ये सब होने के बाद ही कैन बिकम ए लीगल हेयर। ओके सर थैंक यू। नॉमिनी नॉमिनी का इम्पोर्टेंस है ना, अपने को बैंक में बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग को प्रोसेस वाइज करना पड़ेगा सारी चीजें। नहीं नहीं, वो बैंक में जो अकाउंट का नॉमिनी होता है ना, उसको तो या ट्रांसफर हो जाता है इजीली, हाँ बट यहाँ हाँ, पे उसको हो यहाँ जाता है। यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए ये बिकॉज क्वेश्चन रेज हुआ। देखिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जो करोड़ों हम्म रुपयों की है, करेक्ट Yes, और सर। बैंक में जो है वो फिक्स अमाउंट रहता है, मे भी राइट लाख राइट रुपया होता है, मे भी 2 लाख रुपया होता है, और मे भी 10 रुपया भी होता है। यस करेक्ट यस। तो ये महत्व का रहता है, क्योंकि नहीं तो हम बाद में लिटिगेशन चालू होता है, या तो वो अवॉइड करने के लिए, और इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि इट इज बेटर टू अप्रोच टू द प्रॉपर पर्सन। करेक्ट सर। सर और एक क्वेश्चन था कि सर एक मैसेज आ रहे है कि कन्वेंस डेट कैंसिल हो गया है, कैंसिल हो गया है, ऐसे कुछ है क्या सर? कि बट वी हैव टू फॉलो कन्वेंस डेट, मेरा अपने को लगेगा ही ना सर, या हाँ, तो कन्वेंस डेट? लगेगा ही कि कहाँ से आता है, वो व्हाट्सएप पे आता है। हाँ जी सर। तो वो ना सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जन को अभी भी मिले नहीं, यहाँ कन्वेंस डेट नहीं है, तो हमें डीम कन्वेंस के लिए अप्लाई करना ही अब करना है। करना चाहिए आपको। ओके, बट इन दैट केस अगर सपोज बिल्डर एक्सपायर्ड हो गए हाँ, इन कोविड में, तो उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो नहीं, करना जो रहेगा? बिल्डर एक्सपायर हुआ तो उसके लीगल हेयर तो होते हैं ना दूसरे, अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनको नोटिस जाएगी। ओके ओके सर। हाँ, और उनका अगर आंसर नहीं आया विद इन ए स्पेसिफिक नोटिस पीरियड, जी जी। तो रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा। ओके ओके सर थैंक यू। इनका भी लाइक सोसाइटी एंड बिल्डर्स के, ठीक है, जब एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं तो वहाँ पे ये सब चीजें अप्लाई होती है ना सर? अगर इफ इन केस ही डाइड, ओके, बिल्डर इज डाइड, तो इसके आगे का प्रोसीजर कैसे कर सकते हैं, वो सारा लिखा होता है ना? नहीं नहीं, वो एग्रीमेंट में किधर लिखा होता है, इसलिए तो मैं नहीं नहीं बोला बोला ना नहीं नहीं, आपको। एग्रीमेंट में नहीं रहता ऐसा कुछ हाँ, भी। तो हाँ, ओके हाँ, ओके। इसलिए मैंने कहा आपको कि जब एग्रीमेंट हम करते हैं तो उसमें ये कहा नहीं जाता है कि कन्वेंस भी इसको दिया है करके, ओके। हाँ, ठीक है ओके ठीक सर। भी जो अपने हाथ में रख देते हैं। हाँ सर, एक्सपल्शन मेंबर कैन मतलब वापस वो उनको कभी अपॉइंट करना रहेगा, अगर सपोज अपने को अपॉइंट नहीं करना है, वो मेंबर्स बहुत तकलीफ ही दे रहे हैं, तो उसके लिए कोई प्रोविजन है? नहीं, उसके लिए प्रोविजन ऐसी नहीं है, यानी आपको कन्विंस करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, रजिस्टर कोई? ओके क्योंकि ही कैन ब्रिंग द ऑर्डर हाँ फ्रॉम रजिस्ट्रार दैट यू एडमिट हिम अगेन। ओके ओके। मतलब वो कितने पीरियड तक हम एक्सपल्शन कर सकते हैं उनको, क्या पीरियड क्या रहेगा, मतलब नहीं, 1 साल के एक्सपल्शन, लिए, 5 साल, 5 साल? नहीं, एक्सपल्शन तो टोटल एक्सपल्शन हो गया, वो ओके ही इज एक्सपेल फ्रॉम मेंबरशिप, ये ध्यान में रखिए। उसके ठीक बाद है। में उसको फ्लैट से निकालना है, क्योंकि फ्लैट हाँ को आपके ताबे में लेना है, हम्म। तो वो तकलीफ का मामला रहता है, इसके लिए आपको कोर्ट में जाना मांगता है, क्रिमिनल कोर्ट में। ओके ठीक है सर। इसलिए एक्सप्रेशन के पहले अपन सब सोच के करने का आगे। हाँ राइट। ओके सर। सर, हाँ, मृण्मयी बोलते. माझा एक प्रश्न असा आहे की सोसायटीमध्ये नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट केला आहे की नाही, हे आपल्याला कसं कळू शकतं? असं आहे बघा की तुम्हाला मी सांगितलं, मी मराठीतच बोलू ना, उत्तर देऊ का हिंदीमध्ये देऊ? हिंदीत बोललात तरी चालेल, हिंदीत बोललात तरी अच्छा, चालेल. तो मैंने आपको पहले कहा कि देर इज ए ऑलवेज वन फाइल जिसमें ये नॉमिनेशन सब रखे जाते हैं। फिर हाँ. ये नॉमिनेशन जो करता है वो मिनट्स में भी आता है कमिटी मीटिंग में, जब वो ओके. नॉमिनेशन अप्रूव होता है। दूसरा आता है वो नॉमिनेशन रजिस्टर में। फिर तीसरा आता है फॉर्म आई में, क्योंकि फॉर्म आई जो रजिस्टर आप देखेंगे तो वहां देखो एक कॉलम है कि नॉमिनेटेड पर्सन,
तो वहां भी नाम लिखे जाते हैं कि कौन नॉमिनी है। तो इसके पर से मालूम पड़ता है कि नॉमिनेशन किया है या नहीं है। तो आपको पहला आपका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि नॉमिनेशन फाइल आपके पास है क्या, और नॉमिनेशन फाइल है तो उसमें ये नॉमिनेशन है या नहीं। फिर बाद में आपको मिनट्स देखने पड़ेगी, कमिटी मिनट, कि जिसमें किधर भी आए होंगे कि ये ऐसा ऐसा आया था और वो अप्रूव किया करके। और वो मिनट देखने के भी पहले आप नॉमिनेशन रजिस्टर देख सकते हैं कि जहां ये नाम लिखा जाता है, और तीसरा फॉर्म आए। तो ये देख के आपको मालूम पड़ेगा कि इसने नॉमिनेशन किया है या नहीं किया है। कारण झालंय असं, ज्याच्या नावावर हे होता फ्लॅट होता ते वारलेत 2011 मध्ये. त्याच्यानंतर ट्रान्सफर झाला आहे इन अ जॉईंट ह्याच्यामध्ये बायकोच्या नावावर आणि त्यांच्या वडिलांच्या नावावर. ठीक आहे. पण तेव्हा असं क्लेम केलं गेलं की नॉमिनेशन सबमिटच केलं नाहीये सोसायटीमध्ये, असं झालेलं होतं. सो तेव्हा ब्लाइंडली ते सगळं करून देण्यात आलं आणि आता ते असं डिस्प्यूट झालं आहे की त्या सासऱ्यांना ती बघत नाहीये सुनबाई, त्यांचा मुलगा हे झालेला आहे त्याच्यामुळे. आणि आता मग तो क्वेश्चन येतोय की नक्की नॉमिनेशन दिलेलं होता की असं ब्लाइंडली सांगितलं आणि मग ते केलं गेलं. तर मग अशा वेळेला ते जे सासरे आहेत, जे जॉईंट ओनर आहेत त्या फ्लॅटमध्ये, तर त्यांच्या बिहाफवरती आम्ही डिमांड करू शकतो का? म्हणजे आम्ही त्यांच्या मुली आहोत, आम्ही डिमांड करू शकतो का सोसायटीकडे विथ हिज एनओसी और त्यांचं अशा टाईपमध्ये? म्हणजे तुमच्या वहिनीच्या नावावर वहिनी आहे की नाही? वहिनी आहे, वहिनी आहे. अच्छा. आणि ती तुमच्यावर राहत नाही? नाही, ती राहते त्या फ्लॅटमध्ये आणि आई वडीलही माझे त्यांच्याबरोबरच राहतात. माझा भाऊ एक्सपायर झाला 2011 मध्ये, ते 2010 मध्ये. आणि तेव्हा वहिनीनी आणि तिच्या भावानी असं येऊन सांगितलं की नाही, नॉमिनेशन सबमिटच केलं गेलं नाहीये, त्याच्यामुळे ऍज पर लॉ आता तीच लिगल हायर आहे आणि तिच्या नावावरच फ्लॅट ट्रान्सफर करायचा आहे. पण तेव्हा अपोज केलं आणि मग बाबांचं पण नाव तिथे टाकलं गेलं होतं. त्याच्यामुळे आता ते जॉईंट ओनर आहेत. त्याच्यामुळे आता असं झालं की ते नेहमीच टिपिकल हे झाल्यामुळे तिथे त्यांचे डिस्प्यूट चालू आहेत घरामध्ये. आणि मग आता बातमीचं हे आलं. आम्हाला मुळात हा प्रश्न आला की समजा भावाने जर नॉमिनेशन दिलेलं होतं असेल तर ते कसं कळू शकेल? तर ते तुम्हाला कमिटीलाच विचारावं लागेल ना, कारण कमिटी, मी जसं सांगितलं, आय रजिस्टर, नॉमिनेशन रजिस्टर, नंतर मॅनेजिंग कमिटी मिनिट बुक्स, हे कमिटीकडेच असतात ना. आणि दुसरं कसं आहे की कोणताही प्रश्न आपण रेज करायचा यालाही काही टाइम पिरियड असतो. 2011 मध्ये ट्रान्सफर झाल्यानंतर आता तुम्ही 2021 मध्ये करता, म्हणजे 10 वर्ष झाली. म्हणजे 10 वर्ष तुम्ही गप्प बसला, ते एक्सेप्ट केलं. आणि आता जेव्हा तुम्हाला काही त्रास होतोय म्हणून तुम्ही हे करता, तर मग तुम्हाला कोर्टाकडून ती परमिशन आणावी लागेल की बाबा या कारणामुळे त्यांचं हे आम्ही मान्य करतो, डिले झालेला, असं आणावं लागेल. अच्छा, म्हणजे आधी आम्ही डायरेक्टली कमिटीकडे रिक्वेस्ट करू शकतो का? कमिटीकडे रिक्वेस्ट करा. त्यांनी जर हे केलं तर ठीक आहे, पण त्यांना सुद्धा प्रॉब्लेम होईल ना. मग तर आणखीन 15 वर्षापूर्वीचे लोक सुद्धा काढतील. अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक आहे, थँक्यू. सर, सोसायटीमध्ये 1-2 मेंबर असे पण असतात ते कंटिन्यू हे देतच नाही मेंटेनन्स. स्टील आज 4-5 वर्ष झालं, तर आपण त्याच्यामध्ये काही लिगल ऍक्शन वगैरे घेऊ शकतो का? म्हणजे रजिस्टर करे नोटीस वगैरे? हो, तुम्ही त्यांना नोटीस देऊ शकता. आणि मी जे सांगितलं 154B 28 का 29 आहे, तर ते त्यांना अंडर दॅट तुम्ही नोटीस फायनल पाठवू शकता त्याला. आणि त्याची कॉपी रजिस्ट्रारकडे पाठवा. मग रजिस्ट्रार त्याच्या हातात घेईल त्याला हे करणं. कारण की त्यांचं म्हणणं असं आहे की आम्ही जेव्हा फ्लॅट विकू ना तेव्हा सगळं मेंटेनन्स देऊ, विच इज नॉट लायबल. दॅट दे कॅनॉट डू इट. कारण मग तुम्हाला त्यांचे काही गोष्टी काढून टाकाव्या लागतील. म्हणजे जसं त्याने उद्या काही सर्टिफिकेट मागितलं कशासाठी तरी, त्यांचा मुलगा फॉरेनला जातो आहे, त्याच्यासाठी त्यांना पाहिजे आहे, किंवा त्यांना काय कोणत्या पासपोर्ट काढायचा आहे काय, तर तुम्ही त्यांना सांगू शकता की वी कॅनॉट गिव्ह यू, कारण यू आर नॉट ए प्रॉपर मेंबर, यू आर इन एरियस. आणि मग असे मेंबर हे कमिटी मेंबर्स मध्ये पण ऍड नाही करू शकत ना? नाही, दे कॅनॉट. आणि दुसरं काय,
की मी तर माझ्याकडे असं करायचो की हा. असे एरियर्स वाले जे असायचे त्यांची नावं मी नोटीस बोर्डवर लिहायचो. ओके. आणि ती सुद्धा विथ स्केच पेन, म्हणजे मोठी नाव असायची. म्हणजे मग काय व्हायचं, त्यांचा कोणतरी पाहुणा यायचा आणि तो कोणातरी विचारायचा की अमुक अमुक, तर मग ते मुलं त्यांना जा त्या नोटीस बोर्डवर आहे बघा त्यांचं नाव. ओके, ग्रेट आयडिया. हा, तसं करायला लागतं. मग काय करणार, आपण कोणाची बरोबर. नालस्ती नाही करत आहोत. लिहायचं असं की दॅट इज मोर इझियर. हा, खालील दिलेल्या व्यक्तीचं पुढच्या महिन्याचं बिल इतकं आहे, ते पुढच्या महिन्याचं लिहायचं, त्याच्या बाजूला लिहायचं विथ एरियर्स, आणि मग Right, दुसरा sir. लिहायचं टोटल. करेक्ट. हा, मग चालेल. त्यावेळेस काय व्हायचं की बरेच लोक यायचे धावत माझ्याकडे आणि रिक्वेस्ट करायचे की आमच्या या काही कारणामुळे आम्ही देऊ शकलो नाही, तर हा. कृपया तुम्ही नाव टाकू नका आमचं, हो. आम्ही पुढच्या महिन्यात देतो. मग आपण मग ठीक मान्य करायचं, मग कोणाचंच नाव टाकायचं नाही त्यावेळेस. बरोबर, असं. चालेल. थँक्यू सर. सर, एक क्वेरी अशी आहे. हॅलो हॅलो हॅलो. हा सर, सुजाता का? हॅलो. हा, बोला. हा, ठीक आहे, बोला बोला. बोला एक तुम्ही. क्वेरी अशी आहे की नॉमिनी आणि लिगल हेअर हे दोघं वेगळे वेगळे आहेत. फ्लॅट नॉमिनीच्या नावावर ट्रान्सफर झालेला आहे, पण नाव दॅट नॉमिनी इज रिफ्युजिंग टू ट्रान्सफर इट ऑन द नेम ऑफ द लिगल हेअर. लिगल हेअर वॉन्ट्स टू सेल इट. बट लिगल हेअर जो आहे तो बाय विल आलेला आहे. बाय विल प्रोबेट केलाय का त्याने? नाही, विल प्रोबेट नाही केलंय. मग ते त्याला सांगा की बाबा हे प्रोबेट करू नये, आणि तो जो नॉमिनी जो आहे ही विल नॉट बी अलाउड टू सेल बिकॉज ही इज जस्ट ए रिप्रेझेंटेटिव्ह, वन ऑफ द रिप्रेझेंटेटिव्ह. ओके, समजलं? मी जसं नॉमिनेशनच्या वेळेसच म्हणालो होतो की नॉमिनी ओनली रिप्रेझेंट दी डिसीज मेंबर, ही डझंट बिकम ए सोल ओनर. येस 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 येस. पण मीनवाइल इफ द नॉमिनी सेल्स द फ्लॅट, नाही, पण त्याला अलाव नाही करायचं ना, तुम्ही ट्रान्सफरच करू नका ना. ओके, जो विकत घेईल तो तुमच्याकडे येणारच ना. ओके. आणि तो नॉमिनी राहतो की नाही राहत? नाही राहत. मग कोण, तो फ्लॅट बंद आहे का? हा. अच्छा. पण मग तुमच्याकडे म्हणजे जोपर्यंत कळत नाही की त्याने खरोखरच विकलाय तोपर्यंत नोटीसवर लिहिणंही बरं नाही दिसत ना. नाही. तो जेव्हा ट्रान्सफरर येईल, ट्रान्सफरी, पण तोपर्यंत फारच उशीर झाला असेल आणि फारच कॉम्प्लिकेशन असलं तर काय झालं, त्याला विकताच येणार नाही ना. ओके. आणि त्याला तुम्ही अलावही करू नका, त्याचं कुठचंही लेटर एंटरटेन करू नका, कारण त्याला शेवटी मग रेंटवर द्यायचं असेल किंवा लिव्ह, तर तुम्ही ते अलाव करू नका. ओके, म्हणा यू हॅव नो राईट. ओके. तर दुसरं असं आहे सर की एक जुना रेसिडेंट आहे, त्यांनी तो फ्लॅट ओरिजिनल मालकाकडनं विकत घेतला होता, बट दॅट टाइम ही डिड नॉट फिल द स्टॅम्प ड्युटी. ही वॉज मेड अ मेंबर ऍट दॅट टाइम. हाऊ आय डोंट नो, कारण ही खूप जुनी गोष्ट आहे, 80-85 सालातली. सो कॅन सच थिंग बी डन? He can pay stamp duty now. नो, आय मीन इवन इफ द पर्सन, तो फ्लॅट जरी त्या माणसाच्या नावावर ट्रान्सफर झाला नसला तरी नाही का झाला आहे, मेंबर होऊ शकतो. नाही, पण झाला आहे का झाला नाही आहे? म्हणजे त्यांनी विकत घेतला आहे पण त्यांनी स्टॅम्प ड्युटी नाही भरली आहे. ठीक आहे, पण त्यांनी सबमिट तर केलं आहे ना सगळं. हो, म्हणजे ते आम्ही विकत घेतलाय म्हणजे विकणाऱ्यांनी ह्यांनी सगळ्यांनी हे केलेलं आहे. आणि ते फॉर्म दिलाय का 21-23? हो, ते सगळं पूर्वीच झालेलं आहे. मला फक्त हा टेक्निकल प्रश्न आहे. नाही, तो आता मेंबर ऑलरेडी आहे, पण नाही, तुम्ही त्याला तुम्ही मेंबर करा, त्याला लेट हिम एन्जॉय, पण त्याला विकता येणार नाही ना. ओके ओके ओके. त्याला जर विकायचं असेल तर विकत घेणाऱ्याला त्याची जी जुनी स्टॅम्प ड्युटी आहे ती भरल्याशिवाय त्याला नवीन ह्याचं एक घेता करणार नाही. ओके ओके ओके. आपण आपल्या डोक्यावर जास्त घ्यायचं नाही. येस सर, येस सर. थँक्यू सर. ओके. थांबायचं सर इथे? थांबायचं की का पुढे? नाही, कोणाचं काय आहे का? किती वाजले? झाले का? 1:10 मिनिटं. सर, एक क्वेरी आहे माझं. सुजाता मॅडम. हॅलो. हा मॅडम, मला बोलायचं आहे. हॅलो. हा, बोला. हॅलो.
हा सर, सोसायटीचे 2 प्लॉट असतील आणि 2 ठिकाणी बिल्डिंग असतील, एरिया वेगळे वेगळे. हॅलो, हा बोला ना. 2 ठिकाणी आहेत, तर ना तिकडचे काही सभासदांनी कुठलेही पदाधिकारीचे राईट नसताना किंवा कमिटीत नसताना ना फ्लॅट ट्रान्सफर केले. त्यांची आम्ही पोलीस कंप्लेंट वगैरे केली, पण ते पोलीसवाले निघून घेत नाहीयेत कंप्लेंट. त्या ह्यांना रजिस्टरकडे काय एक्सप्रेशन किंवा काय करू शकतो आपण असं मेंबरला? हो करू शकता तुम्ही, पण ज्याने विकत घेतले आहेत त्याने स्टॅम्प ड्युटी वगैरे भरून सगळं ऍग्रीमेंट केलंय का? केलंय सर, पण ज्यांनी विकत घेतले त्यांना परत विकायचं ना. आता त्या सोसायटीवर दबाव आणतात की तुम्ही एनओसी द्या. मी कशी देणार एनओसी? हे जर झालेलं मलाच माहित नाही तर. ते लिहा ना त्यांना, तसंच उत्तर द्या ना. दिले. आता ती केस मल्होत्रा हाऊसला आहे, ती मी लढते. पण कसं झालंय, ज्यांनी हे केलेलं आहेत ना सगळे कामं, त्यांच्या विरोधात मी काय ऍक्शन घेऊ? त्यांच्यावरती तुम्ही आता काय बघा, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये जास्त शिक्षा अशी नाहीये तुम्हाला, अनलेस तुम्ही फौजदारी कायद्याखाली गेलात तर. हो, फौजदारी केले आम्ही. आणि दुसरं असं आहे की ती फौजदारी ज्याने विकत घेतला त्यांनी करायला पाहिजे, की त्याला फसवलं गेलं. तो करत नाहीये सर. मग तेच, मग त्याला आपण काय करणार मग? सर, नॉमिनेशन समजा एखाद्या सभासदाने केलंय आणि त्याने तो फ्लॅट आहे ना आता त्याच्या लिगल हायर्सच्या नावाने आपण करतोय, म्हणजे ते एक्सपायर झाल्यानंतर, तर ते जर ऍफिडेव्हिट आपण घेतोय तरी पेपरला नोटीस वगैरे देणं काय कंपल्सरी आहे का? त्याने नॉमिनेशन केलं नव्हतं का त्या भावाच्या नावावर? काही जणांनी नाही केलंय नॉमिनेशन, पण तरी ट्रान्सफर तर मी केले. ते लिगल हायर्स वगैरे होते त्यांना. किती वर्ष झाली? आता जस्ट 2 महिने झाले सर. 2 महिने झाले. मग तुम्ही नोटीस देऊ शकता, पण आता त्याच्याकडून पैसे घ्यावे लागतील ना त्या नोटीसचे खर्च. मला तेच विचारायचं, असं जर राहिलं तर सोसायटीला आम्ही तरी खर्च येईल का? ते असं आहे, नवशक्ती आणि प्रीप्रेस मध्ये द्यायचं, ज्याच्यामध्ये 7-8 हजार मध्ये होऊन जातं. आणि त्याला सांगायचं नाही. त्यांच्याकडनं घ्यायचं का सभासदांकडनं? हो, ते पैसे त्याच्याकडून घ्यायचे आणि तुम्ही नोटीस तर देऊन टाका आणि त्याच्या बिलामध्ये ते ऍडिएस मधून दाखवा. बरोबर, चालेल सर. आणि सर, आपण जेव्हा ट्रान्सफर करतो तेव्हा 25,000 फी घेतो, म्हणजे बाहेर सेल आउट केल्यावर. पण जर आपण त्यांच्या लिगल हायर्सला, म्हणजे वडिलांच्या नावाचं मुलाच्या नावाने करताना, बायकोच्या नावाने, फक्त 100 रुपये ना? हो, 100 रुपये. ते दिलेलंच आहे त्या बायलॉ मध्ये. हो 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 हो. नाही, काही जण म्हणत होते मला कमिटीतले 500 रुपये पण अजून घ्यायचे असतात. मी घेतले नाही, म्हटलं की नाही, हे असंच आहे. असं आहे, हे बघा, देर आर 2 fees. वन इज ए मेंबरशिप फी अँड अनदर इज ए ट्रान्सफर फी. तर 500 रुपये इज रेग्युलर ट्रान्सफर फी, ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स. आणि ऍडमिशन फी इज 100 रुपीज. ओके ओके ओके. अशा तऱ्हेने घेऊ शकता. मग ब्लड रिलेशन मध्ये 500 घ्यायची गरज नाही घ्यायची ना, कारण तुम्ही शेअर वरती ट्रान्सफर करणार ना त्याचं नाव. हो हो हो. ओके ओके ओके. सो इन टोटल 600 रुपीज. ओके सर, ओके सर, ठीक आहे सर. अजून एक प्रश्न होता सर. कॅन अ मेंबर डेव्हलप द सोसायटी लाईक कॅन अ मेंबर बी अ डेव्हलपर टू अ सोसायटी, ओन सोसायटी? म्हणजे तो सभासदच आहे. हो हो हो. कमिटी सभासद नाही आहे ना? नाही, कमिटी सभासद पण आहे सर. मग कमिटी सभासद असला तर ही कॅनॉट बी अ डेव्हलपर. देन ही कॅनॉट बी डेव्हलपर, कारण ते रिडेव्हलपमेंटचं जे सर्क्युलर काढलेलं आहे त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. फक्त मेंबर असेल तर हे करू शकतो आपण? करू शकतो. ओके ओके ओके. लेट हिम डिझाइन फ्रॉम द कमिटी. सर. ओके सर, चालेल. आणि सर, फक्त अजून एक प्रश्न होता, सॉरी. आपण आहे ना, ते जे आता त्यांनी जे इनलिगली त्यांनी जे ट्रान्सफर केलेले फ्लॅट आहेत त्याचे 5 त्यांनी केलेले आहेत ट्रान्सफर, कुठलंही कमिटी बिमिटी नसताना, ते सेल्फ डिक्लेअर्ड कमिटी मेंबर. मग त्या ट्रान्सफरचं काय भविष्य सर? म्हणजे त्या लोकांचं काय भविष्य ज्याने ट्रान्सफर करून घेतले स्वतःच्या फ्लॅट त्यांना? पण त्यांच्या नावावर शेअर सर्टिफिकेट झालंय का? त्या लोकांनी ते केलं ना, कारण ते मेंबर तिथेच राहत होते, तर त्यांनी ते शेअर सर्टिफिकेट पण ट्रान्सफर केले. तर त्या लोकांचं भविष्य काय मग सर? असं आहे
की ते इलिगल ट्रान्सफर राहील म्हणून त्यांना बोलावून घ्या, त्यांच्याशी सांगा, सगळी हे सांगा पद्धत, आणि सांगा की बाबा तुम्ही नीट पेपर हे करा, सबमिट करा आणि रेग्युलर ट्रान्सफर करून घ्या. आम्ही आता ट्रान्सफर करतो, चला अशा. ओके ओके. मग त्याच्यानंतर आपल्याला काही बॅकफायर नाही होणार? नाही. हां चालेल चालेल सर. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. ठीक आहे. हां Sir, I have a query. हां. Sir, the dues are outstanding, the arrears are outstanding for more than 10 years now with the society. So can it be recovered, or will there be any provision if we try to go for the recovery? There will be any provision that we cannot recover for more than 10 years? No, there is nothing like that. If Nothing you are like that. showing it na, as arrears. Yeah, we are proving it. So that's the reason. Okay. But now you take that 154B29. 154B29. Sir, one more thing. In that case, if there is any dispute on the flat, for example, the purchaser purchased a flat and the seller sold a flat, and whereas the purchaser has not taken the possession. So in that case, can we recover from the purchaser or from the seller? Under whose name we have to file a notice or proceeding But with the whose name deputy is registrar? on the record? On the name record, the seller, the person who has sold it. Then you take from seller. Issue a notice to seller. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. So can we stop today? कुठे गेल्या संजना मॅडम? नाही आहे. या सर. नो प्रॉब्लेम. नो प्रॉब्लेम ना? या ठीक आहे. Then we can stop. These people are like online, Sanjana madam and Kanave madam. So I don't know. We have another session like. Thereafter that law, act and rules is there. Yes. At 2 o'clock, na? Yeah, at 2 o'clock. Yeah, and you have to have no food. problem. Yes, sir. You can go after, sir. ठीक है, no problem, sir. ठीक है. Okay. Thank you so much, Alright, sir. sir. Thank you very much. Thank you so Thank you much. very much. Okay, Thank you so welcome. much, And nice to see you, sir, again. Thank you. Yeah, thank you, sir. Take care of Pleasure sir. talking to you, sir. Thanks a lot. Okay. Thank you. Take care. Bye. Take care of yourself, sir. Okay. Wish you a good day, sir. Thank you. Bye. Bye, sir. Bye. Bye. Take care of your health, sir. Yeah, definitely.